दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लेवल 16 ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज बुद्धिज़्म जैनिज़्म की लास्ट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम समझते हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज़्म किस तरह से स्प्रेड हुआ। आज श्रीलंका की 70% पॉपुलेशन जो है बुद्ध धर्म को ही मानती है। तो ये सबसे पहले जो बुद्धिज़्म धर्म है श्रीलंका में इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय जाता है अशोका द ग्रेट मौर्यन एम्पायर को। इन्होंने अपने बेटे महिंदा और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। किसके लिए? बुद्धिज़्म को प्रीच करने के लिए। तो इसके बाद क्या हुआ, ये इनके दोनों, एक बेटा महिंदा और इनकी बेटी संघमित्रा, ये श्रीलंका आई और इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रीच करा अराउंड 3rd सेंचुरी BC में। देन 4th सेंचुरी AD की बात करें तो जो श्रीलंका का इस समय मेन ग्रंथ है दीपवामसा, वो लिखा गया था और उसका मतलब होता है क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड। 6th सेंचुरी AD में एक और ग्रंथ लिखा जाता है, उसका नाम होता है महावामसा और उसका मतलब होता है ग्रेट क्रॉनिकल। 4th सेंचुरी AD और 6th सेंचुरी AD में हमें पता है कि फाइन आया था। 5th सेंचुरी AD में फाइन एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, बुद्धिस्ट मॉन्क था, जिसने श्रीलंका को विज़िट करा और उसी दौरान उसने भारत को भी विज़िट करा। फाइन के समय में जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। और हीन सांग 7th सेंचुरी AD में आता है, मतलब महावामसा जब लिखा जाता है उसके अगली सेंचुरी में हीन सांग आएगा। ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आता है, जब हर्षवर्धन का कार्यकाल होगा ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो 3rd सेंचुरी BC में हमने देखा कि बौद्ध धर्म जो है वो श्रीलंका में इंट्रोड्यूस हो गया था महिंदा और संघमित्रा के द्वारा, जो कि अशोक के डॉटर और सन थे। उसके बाद से 3rd सेंचुरी AD तक अगर हम बात करें तो फिर 3rd सेंचुरी AD में क्या होता है, 3rd सेंचुरी AD में महासेन का शासन होता है। तो 3rd सेंचुरी BC जब बौद्ध धर्म श्रीलंका में आया और 3rd सेंचुरी AD जब महासेन का शासन चल रहा है, उसका जो कार्यकाल है पूरा 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD का, वो किस में दे रखा है? दीपवामसा में दे रखा है। और महावामसा में इससे पहले की भी चीज़ें थोड़ी सी दे रखी हैं। इससे पहले जो किंग विजय का शासन था, किंग विजय से लेके और महासेना तक का जो शासन है वो किस में दे रखा है? महावामसा में दे रखा है। महावामसा 6th सेंचुरी AD के दौरान लिखा गया था। ये तो हम समझ ही चुके हैं। एक टाइमलाइन मैंने आपको बता दी कि श्रीलंका में किस तरह से बौद्ध धर्म की जो है टाइमलाइन चल रही थी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, कंटेम्प्रेरी वगैरह पूछ लेता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 5th सेंचुरी AD में फाइन तो आया ही था। फाइन जो बुद्धिस्ट स्कॉलर था, जो चाइना का ट्रैवलर था, वो तो आया ही था। और संग में एक बुद्ध घोष भी उस समय चल रहे थे। बुद्ध घोष ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था विशुद्ध मग्गा। ठीक है, विशुद्ध मग्गा। ये थेरावाद फिलॉसफी के ऊपर एक किताब है। ये याद रखना कि विशुद्ध मग्गा जो है बुद्ध घोष ने लिखी। कब लिखी? 5th सेंचुरी AD में लिखी। और इसमें किसकी बात करी गई है? थेरावाद की ऊपर बात करी गई है विशुद्ध मग्गा में, और महायान के ऊपर या फिर महासंगिका के ऊपर बात इसमें नहीं हुई है। ठीक है, अब बात यह है, त्रिपिटकास जो हैं वो इंडिया में लिखे गए थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि त्रिपिटकास श्रीलंका में भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? मतलब उस समय फ़ोटोकॉपी तो चलती नहीं थी, तो इसलिए 1st सेंचुरी BC में त्रिपिटकास जो हैं वो श्रीलंका में लिखवाए गए। और उसमें जो किंग था जिसने त्रिपिटकास इंट्रोड्यूस कराए श्रीलंका में, उसका नाम था बट्टागा मणि। ठीक है, इसे बाटा का मणि भी से समझ सकते हैं, बाटा की मणि। बाटा शूज़ जो कंपनी है उसकी मणि, उसी ने त्रिपिटकास जो हैं वो श्रीलंका में इंट्रोड्यूस कराए थे। विशुद्ध मग्गा किसने लिखी है? विशुद्ध मग्गा एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, बुद्ध घोष, उन्होंने लिखी है। ये थेरावाद के ऊपर फिलॉसफी है। देन ये मैंने आपको बताया था कि दीपवामसा और महावामसा ये दोनों ही नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, यानी कि बुद्धा ने खुद जो टीचिंग्स दी थी उनके ऊपर जो टेक्स्ट हैं वो उनमें से ये नहीं है। ये नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में आते हैं और ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? पाली लैंग्वेज में ये लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हिंस ह्यून या युआन सांग से रिलेटेड। ठीक है, युआन सांग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। युआन सांग के रिलेटेड पूछा गया है
कि चाइनीज़ ट्रेवलर हैं ह्यूएन सांग, उन्होंने इंडिया को विज़िट करा और कुछ कंडीशंस और कल्चर उस समय जो इंडिया में चल रहा था वो उन्होंने रिकॉर्ड करा अपनी राइटिंग्स में। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? पूछा है द रूट्स एंड रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, मतलब उस समय बिल्कुल ही रॉबरी नहीं होती थी। क्या बोल रहा है कि उस समय कोई भी रॉबरी नहीं होती थी, कम्प्लीटली इम्यून। अब ऐसा तो हो सकता है कि एक जगह पे होती हो, ऐसा तो हो सकता है ना, पूरी इंडिया में कहीं ना कहीं तो रॉबरी होती होगी। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन रहा है। अगर आपको नहीं पता होता कि ह्यूएन सांग अपने किताब में क्या लिखते हैं क्या नहीं, फिर भी आप ये स्टेटमेंट जो है गलत कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डियल्स बाय फायर। अच्छा, ह्यूएन सांग किसके समय में आया था ये बता देता हूँ। ये हर्षवर्धन जब एम्परर था, हर्षवर्धन के एम्पायर के समय में ये ह्यूएन सांग जो है इंडिया में आया था। इसमें बोला एज रिगार्ड पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डियल्स बाय फायर वाटर एंड पॉइजन वर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ ए पर्सन। मतलब किसी का इनोसेंस या गिल्ट डिटरमाइन करने के लिए उसे पॉइजन दिया जाता था, जला दिया जाता था या पानी में रखा जाता था कई सालों तक, कई दिनों तक। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन के समय में ऐसे ही पनिशमेंट दिए जाते थे। हर्षवर्धन की बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी और बहुत अच्छा प्रशासन चलता था, लेकिन फिर भी कई जगह पे रॉबरी होती थी। और ह्यूएन सांग खुद कहता है कि मैं भी 2 बार लुटा, 2 टाइम्स मेरे साथ क्या हुई, रॉबरी हुई उस टाइम पे। सो द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज़ एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन। और फेरीज पे क्या ट्रेड्समैन को ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो ये भी बात ठीक है कि उस समय ड्यूटीज़ तो देखो लगेंगी, कोई भी किसी का भी राज्य हो, ट्रेड्समैन पे तो ड्यूटी लगेंगी, तभी तो टैक्स आएगा और उसी टैक्स से कोई भी एम्पायर चलता है। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते तो आप ये वाला स्टेटमेंट सही कर सकते थे 3, और पहला वाला स्टेटमेंट आप गलत कर सकते थे। हालांकि सेकंड में आपको पढ़ना पड़ता कि हाँ ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो आप पक्का सही कर सकते थे फर्स्ट और 3 स्टेटमेंट। तो ट्रेडमैन उस समय ड्यूटी पे करता था, लेकिन बहुत ही लो ड्यूटीज़ उस समय चला करती थी, ज़्यादा भारी मात्रा में ड्यूटीज़ जो हैं वो नहीं लगती थी। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2 और 3। देखते हैं ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ये वाला 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। पहला वाला गलत है कि कम्प्लीटली इम्यून है, नो दिस इज़ रॉन्ग। इसमें पनिशमेंट दिया जाता था इस तरह का, ये ठीक है। और ट्रेड्समैन ड्यूटीज़ तो पे करते थे, लेकिन बहुत ही कम ड्यूटीज़ जो हैं उसमें जाया करती थी। तो 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हो कुछ इसके बारे में भी। ह्यूएन सांग जब आया तो उसने क्या क्या लिखा। उसने लिखा कि वुड के हाउस हुआ करते थे, ब्रिक्स के हुआ करते थे और डंग के हुआ करते थे। ये तो कॉमन सी बात है। स्ट्रीट सिटी वर्क सर्कुलर एंड डर्टी, न्यू सिटीज़ ग्रो अप इन द प्लेस ऑफ ओल्ड वंस विच गॉट ruined। प्रयाग और कन्नौज फॉर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ वेयर ही विटनेस द असेंबलीज। जितने भी आपकी असेंबलीज होती थी, है ना, वो कहाँ होती थी? प्रयाग और कन्नौज में। यहाँ पे आपकी असेंबलीज हुआ करती थी, एक प्रयाग में और एक कन्नौज में। ये ह्यूएन सांग ने लिखा था। किसने लिखा था? ह्यूएन सांग ने। नालंदा एंड वल्लभी वर द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नालंदा है एक सेंटर और एक सेंटर है वल्लभी। ये दोनों सेंटर्स कहाँ थे? ये बुद्धिस्ट लर्निंग के इस समय इम्पोर्टेंट सेंटर्स बन चुके थे। आप जानते भी हो जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है तो वो बुद्धिस्ट सेंटर का लर्निंग होगी उसमें, है ना। तो नालंदा और वल्लभी जो गुजरात में है, ये दोनों इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुके थे बुद्धिस्ट लर्निंग के। प्रयाग और कन्नौज किसके लिए है? ये थे असेंबलीज़ के लिए। जितनी भी रिलीजियस असेंबलीज़ होती थी आपकी, बौद्ध धर्म की हों चाहे हिंदू धर्म की हों, वो सब प्रयाग या कन्नौज में हुआ करती थी। इंडियंस बोर गवर्नमेंट मेड ऑफ कॉटन सिल्क वुल आर लवर्स ऑफ एजुकेशन लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स। ही ऑल्सो प्रेज द एम्परर हर्षवर्धन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। उसमें क्रिमिनल लॉ बहुत अच्छा था, सेवियर था, और ऑफेंडर्स को इम्प्रिजमेंट यानी जेल भेज दिया जाता था, या फिर वैसे करके फायर से, वाटर से और पॉइजन से उनका गिल्ट जो है डिटरमाइन करा जाता था। लेकिन रोड्स जो हैं वो सेफ़ नहीं थी, और वो भी एक से ज़्यादा बार कई बार उसके साथ रॉबरी हुई थी ह्यूएन सांग के साथ।
ये भी उसने लिखा है। अकॉर्डिंग टू हिम द गवर्नमेंट वॉज लिबरल इन द केस ऑफ टैक्स। ज़्यादा टैक्स और रिवेन्यू कलेक्शन नहीं करती थी कलेक्ट, लेकिन फिर भी लाइट ड्यूटीज़ जो हैं फेरीज और बैरियर स्टेशन पे ट्रेड्समैन को देनी पड़ती थी। और ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ रिलीजन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, और उसमें संस्कृत लैंग्वेज थी कल्चर्ड क्लास की। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म डोमिनेट कर रहा था हर्षवर्धन के समय में, जब कौन आया, ह्यून-सांग इंडिया में आया। ह्यून-सांग इंडिया में कब आया होगा? लगभग 7th सेंचुरी AD के आसपास। तब कौन सा सिस्टम डोमिनेट कर रहा था? ब्राह्मणिकल सिस्टम डोमिनेट कर रहा था, यानी कि हिंदू धर्म डोमिनेट कर रहा था। प्रयाग और कन्नौज में असेंबलीज हुआ करती थी। नालंदा और नालंदा एंड वल्लभी, ये क्या बन गए थे? इम्पोर्टेंट सेंटर्स बन गए थे बुद्धिस्ट लर्निंग के। किसकी? बुद्धिस्ट लर्निंग के। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि और कोई लर्निंग नहीं, लेकिन बुद्धिस्ट लर्निंग के जो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स ये बन चुके थे। ये किसके समय में आया था? ये तो आपको बताइए, हर्षवर्धन के समय में 15 साल रहा था। 630 से 645 AD तक ये रहा था, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कब से कब तक रहा था। आफ्टर रिटर्निंग बैक टू चाइना ही रोड द बुक CU की, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। कौन सी लिखी इसने? CU की, रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। ये किताब उसने लिखी थी जब वो चाइना फिर से पहुंचा उसके बाद। इन विच ही रोट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में उसने बताया। हिज प्राइम ऑब्जेक्टिव टू विजिट इंडिया वाज टू सिक्योर जेन्युइन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड विजिट प्लेसेस ऑफ बुद्धिस्ट इंटरेस्ट एज ही वाज इंटरेस्टेड इन महायान बुद्धिज्म। तो ये कौन से स्कॉलर हैं? ये महायान बुद्धिज्म के स्कॉलर हैं। तो ये आपका श्रीलंका वाला निपट चुका है। श्रीलंका में आपको याद रखना है कि 3rd सेंचुरी BC के आसपास अशोका ने अपने बेटे महिंदा और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था। 3rd सेंचुरी BC में जब इसने भेजा, तब बौद्ध धर्म सबसे पहली बार श्रीलंका में इंट्रोड्यूस हुआ। 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD, जब महासेन का शासन चल रहा था, उस टाइम पीरियड का जितना भी वर्णन है वो सब आपका दीपवमसा में लिखा हुआ है। दीपवमसा 4th सेंचुरी AD में लिखी गई। 6th सेंचुरी AD में कौन सी लिखी गई? महावमसा जो ग्रंथ था वो लिखा गया। लेकिन महावमसा में किंग विजय से लेकर के जो भी महासेना तक का शासनकाल है उसके बारे में वर्णन है महावमसा में, ठीक है। और 5th सेंचुरी AD में यहाँ पे कौन आता है? फाइन आता है। एंड 7th सेंचुरी AD में हमारे पास कौन आता है? ये ह्यून-सांग आता है। ह्यून-सांग किसके समय में आता है? हर्षवर्धन एम्परर के समय में आता है। और फाहिन जो है, फाहिन चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आता है। फिर हमने एक चीज़ और देखी, जब त्रिपिटक लिखे गए तो 1st सेंचुरी BC में सबसे पहले त्रिपिटक लिखे गए थे। और त्रिपिटक लिखे किसने थे? तो त्रिपिटक जो हैं वो लिखे थे, त्रिपिटक जब श्रीलंका में इंट्रोड्यूस कराए गए उसमें जो राजा थे वो थे बट्टागा मणि, ठीक है, बट्टागा मणि। तो ये हमने श्रीलंका से रिलेटेड सब चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं मुद्रास की। मुद्रा रिलेटेड टू बुद्धा। ये भूमि स्पर्श मुद्रा पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए लाइकली है कि कोई भी और मुद्रा पूछी जा सकती है। ध्यान मुद्रा, वितर्क मुद्रा, एक एक करके हम इन्हें समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये मुद्रा परफॉर्म करी जाती हैं और क्या पर्पस रहता है इन मुद्रा को परफॉर्म करने का। तो सबसे पहले जिस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो हम देखते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें जो आपका राइट हैंड होता है ये अर्थ को टच करता है और लेफ्ट हैंड आपका कहाँ पे रखा रहता है? पाल्म के ऊपर, लैप के ऊपर जो आप बनाते हो ऐसे करके पैर एक दूसरे के ऊपर रखे और उसके ऊपर फिर यहाँ पर हाथ रख लिया जाता है, दैट इज नोन एज लैप। तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे आपने रख लिया और राइट हैंड क्या कर रहा है? अर्थ को टच कर रहा है। ये बुद्धा ने उस समय बनाई थी ये मुद्रा जब मारा आई थी, और मारा इसे टेम्प्ट कर रही थी बुद्धा को कि इनलाइटमेंट से, मेडिटेशन से भटकाने के लिए मारा आई थी, है ना, और टेम्प्ट कर रही थी बुद्धा को बहुत। तो बुद्धा ने बोला कि हे भूमि, ऐसे अर्थ को अपना विटनेस बनाया और बोला देखो कि मैं कहीं भी नहीं भटक रहा हूँ, मुझे मारा से कोई मतलब नहीं है और मैं अपने इनलाइटमेंट के पाथ पे सीधा अग्रसर हो रहा हूँ, मुझे किसी से भी मतलब नहीं है, ठीक है। हे भूमि, मेरी साक्षी बनो कि मैं मारा की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा और अपनी मेडिटेशन कर रहा हूँ और इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ।
तो भूमि ने भी आवाज़ दी, उधर पृथ्वी से भी आवाज़ आई थी कि हाँ बिल्कुल मैं ये सब देख रही हूँ और मैं इसकी गवाह हूँ। और ये मुद्रा जो है ये किससे एसोसिएटेड है? बिलु बुद्धा से एसोसिएटेड है, याद रखना। और उसे अक्षोभ भी कहते हैं। बिलु बुद्धा और अक्षोभ से ये जो मुद्रा है ये एसोसिएटेड है। तो ये हम देख लेंगे भूमि में स्पर्श मुद्रा में क्या होता है। एक हाथ आपके लेफ्ट पे रहेगा, लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड अर्थ को टच करता है और अर्थ से कहता है कि हे भूमि मेरी साक्षी बनो। बुद्धा कहते हैं, कौन से बुद्धा? बिलु बुद्धा। आप देख भी सकते हो बिलु बुद्धा हैं, और अक्षोभ भी इन्हें कहा जाता है। ठीक, तो इट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ बुद्धा अटेनिंग एनलाइटमेंट। जब वो बुद्धा जो है एनलाइटमेंट को अटेन कर रहे थे, जब मेडिटेशन कर रहे थे, तभी मारा बीच में अड़ंगा डालने के लिए आई थी। ठीक है, ताकि मेडिटेशन ना कर सकें और ये अपने लक्ष्य से भटक जाए। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने एनलाइटमेंट का जो पाथ था उस पर ये जारी रहे। तो ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि बुद्धा क्या कर रहे हैं, अपने एनलाइटमेंट के पाथ पे चल रहे हैं। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये बोल रहा है कि शाक्य मुनि बुद्धा से भी रिलेटेड है। ठीक है, एक तो हमने देख लिया अक्षोभ और बिलु बुद्धा, और शाक्य मुनि बुद्धा से ये रिलेटेड है। इज राइट हैंड पेंडेंट ओवर द राइट नी, और ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। इसमें बोला है कि जस्ट बिफोर ही रियलाइज एनलाइटमेंट इट इज़ बिलीव्ड दैट द डेमन मारा। इसमें बोला कि राक्षसनी थी कोई मारा, उसने वो डराने आई थी विद द आर्मीज और डेमन एंड मॉन्स्टर इंक्लूडिंग हिज डॉटर्स। उसकी जो डॉटर्स थी वो उसे टेम्प्ट करने की कोशिश कर रही थी बुद्धा को, ताकि वो अपनी मेडिटेशन से बाहर आ जाए अंडर द बॉडी ट्री। व्हाइल द डेमन किंग मारा क्लेम द थ्रोन ऑफ एनलाइटमेंट फॉर हिमसेल्फ। और जो एनलाइटमेंट है वो डेमन किंग मारा को मिल जाए। लेकिन उसकी डेमन आर्मी टू बी द विटनेस फॉर माराज एनलाइटमेंट। मारा देन चैलेंज सिद्धार्थ अबाउट द विटनेस। देन द फॉर्मर प्रिंस रीच आउट हिज राइट हैंड। अब ये अर्थ से पूछते हैं, अर्थ को विटनेस करके ये बोलते हैं कि मैं जो हूँ अपने पाथ पे अग्रसर हूँ और मुझे और किसी से मतलब नहीं है। तो बस यही चीज़ है। और इसी तरह से अगर आप कोई भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो आपको ये भूमि स्पर्श मुद्रा हमेशा बनाए रखनी है ना। भूमि स्पर्श मुद्रा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा है। इसे आसपास से आपको कोई भी मतलब नहीं रहेगा। कोई भी आपको कितना कोई लड़की टेम्प्ट कर रही है तो भी आपको उससे मतलब नहीं है। दिस इज भूमि स्पर्श मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। अब आती है ध्यान मुद्रा। उसमें कुछ नहीं है ध्यान मुद्रा में। इस तरह से एक हाथ जो है लेफ्ट हैंड है ना, बैक ऑफ द राइट हैंड। राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर रेस्ट करता है और ये दोनों थंब जो हैं ज्वाइन होते हैं। इस तरह का एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है, मिस्टिक ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा किसके लिए? एक स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए है। इसमें माइस्टिक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। दिस मुद्रा वाज यूज्ड बाय बुद्धा ड्यूरिंग द फाइनल मेडिटेशन। जब वो फाइनल मेडिटेशन कर रहे थे तब उन्होंने ध्यान मुद्रा करी थी। ठीक है, ध्यान मुद्रा बनाई थी फाइनल मेडिटेशन के समय में। स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए मुद्रा होती है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है कौन सी? वितर्क मुद्रा। तो वितर्क देखिए, तर्क हम लोग तभी देते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं। टीचिंग के समय हमें तर्क देना पड़ता है, तो उसी से आप समझ लीजिए कि वितर्क मुद्रा किससे रिलेटेड है? टीचिंग से रिलेटेड। टीचिंग फेज ऑफ प्रीचिंग इन बुद्धिज्म। टीचिंग फेज जो है उससे रिलेटेड ये है। किससे रिलेटेड है? टीचिंग फेज से। इसमें क्या होता है, राइट हैंड जो है शोल्डर लेवल पे इस तरह से रखा जाता है। फिंगर्स इस तरह से बनानी पड़ती हैं। थंब और इंडेक्स फिंगर को इस तरह से बनाओ कि वो गोला बन जाए, है ना। और जो लेफ़्ट हैंड है उसमें क्या करना पड़ता है, नीचे लैप पे रख लो। लेफ़्ट हैंड नीचे रखा जाता है लैप पे। लेफ़्ट हैंड ज़्यादातर मुद्राओं में नीचे लैप पे रहेगा। जैसे भूमि स्पर्श में भी लैप पे ही था, ध्यान मुद्रा में भी नीचे ही था, और अब वितर्क मुद्रा में भी आप देख रहे हो यहीं पे है। बस राइट हैंड आपका डिफ़र करेगा। राइट हैंड में इस तरह से कुछ बनाना पड़ेगा तभी बनेगा वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा के बाद आगे हम आप बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं अभय मुद्रा। ठीक है, ये मैंने किस तरह से याद रखी है। एक मेरा दोस्त है, पहले एक मेरा जूनियर हुआ करता था अभय, और वो ठाकुर था। ठीक है, तो हमें पता है ये ज़्यादातर फियरलेसनेस को दर्शाते हैं ये। तो वही ये मुद्रा भी किससे रिलेटेड है? फियरलेसनेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फियरलेसनेस से रिलेटेड है। स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। इनर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब है
प्लस भय, यानी बिना भय के। तो इसीलिए अभय मुद्रा आप समझ ही चुके हैं। राइट हैंड क्या है, तो ये अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा में ये अभय कैसे कर रहा है, इस तरीके से राइट हैंड जो है वो अपना रेस करता है और पाम पूरा ये इस तरह से सामने वाले के सामने रखता है। ठीक है, जैसे आशीर्वाद वाली मुद्रा होती है ना, आशीर्वाद जैसे देते हैं उसी तरीके की मुद्रा है किसकी, अभय मुद्रा। और इसने एनलाइटमेंट को अचीव कर लिया है अभय ने। तो याद रखेंगे, दिस मुद्रा वाज शोन बाय बुद्धा इमीडिएटली आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट को अटेन करने के बाद जो बुद्धा ने मुद्रा बनाई थी, आशीर्वाद दिया था सभी को, तो वही वाली जो मुद्रा है वो है अभय मुद्रा। ठीक है, लेफ्ट हैंड भी आपने समझ लिया कहाँ पे है, और राइट हैंड भी आपने समझ लिया। और ये किसे दर्शाती है, फियरलेसनेस, स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी को ये दर्शाती है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये है अंजलि मुद्रा। और अंजलि कैसे कर रही है, नमस्ते कर रही है ना। ये अंजलि मेरी ये भी क्लासमेट रही थी पहले, तो मैंने उससे याद कर लिया, अंजलि का फ़ोटो लगा दिया है ठीक है, तो ये है अंजलि मुद्रा, है ना, अंजलि मुद्रा। ठीक है, तो ये अंजलि इस तरह से बनाई जाती है, ये नमस्ते वाली जो है। ठीक है, अभय कैसे कर रहा था, अभय आशीर्वाद दे रहा था, उसने एनलाइटमेंट को अचीव कर लिया था और फियरलेसनेस को वो दर्शा रहा था। अंजलि किसी ग्रीटिंग्स को, डिवोशन को, एडोरेशन को, इन सारी चीज़ों को अंजलि जो है दर्शाती है। बोथ हैंड्स कहाँ पे रखे जाते हैं, क्लोज टू चेस्ट। ये दोनों हैंड्स जो हैं एक चेस्ट के पास रखे जाते हैं। पाम्स एंड फिंगर्स ज्वाइन अगेंस्ट ईच अदर वर्टिकली। ठीक, और इट इज़ बिलीव दैट ट्रू बुद्धास जो होते हैं जिन्होंने एनलाइटमेंट को अचीव कर लिया है, यानी परफेक्ट नॉलेज को अचीव कर लिया है, वो ये मुद्रा नहीं बनाते हैं, है ना। ट्रू बुद्धास कभी भी ये मुद्रा नहीं बनाएंगे। जिन्होंने एनलाइटमेंट को अचीव कर लिया है, यानी कंप्लीट नॉलेज को अचीव कर लिया है, जैसे कि अभय है, अभय कभी भी ये मुद्रा नहीं बनाएगा। उसने कंप्लीट नॉलेज को अचीव कर लिया था, एनलाइटमेंट को अचीव कर लिया था, है ना, तो वो कभी ये मुद्रा नहीं बनाएगा। सो अंजलि जो है उसने अभी एनलाइटमेंट को अचीव नहीं करा है, कंप्लीट नॉलेज को अचीव नहीं करा है, इसलिए वो इस तरह की मुद्रा, नमस्ते वाली मुद्रा बना रही है। ये किसके लिए, ये बोधिसत्वा लोगों के लिए होती है, जो अभी उन्होंने क्या कर रहा है, हाल्ट कर दिया है। अगर एक स्टेप वो आगे लें तो वो किसे अचीव कर लेंगे, एनलाइटमेंट को अचीव कर लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है। ऐसे लोगों को बोधिसत्वा कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बोधिसत्वाज लोग जो हैं वो नमस्ते करते हैं सबसे, यानी कि अंजलि वाली मुद्रा वो लोग बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास उत्तरा मुद्रा। ठीक है, उत्तरा कौन है, ये महाभारत वाली जो उत्तरा है, ठीक है, उसे मैंने यहाँ पे लगाया है, उससे आप याद रखोगे उत्तर बोधि मुद्रा। इसमें क्या करा जाता है, ऐसे करके बाकी सारी फिंगर्स ज्वाइन कर ली जाती हैं, सिर्फ इंडेक्स फिंगर को इस तरह से रखा जाता है, और जो ये थंब है ये अपने चेस्ट पे इस तरह से लगाए जाते हैं। ठीक है, थंब को चेस्ट पे लगाना है इस तरह से, और फिर इस मुद्रा को क्या बोलेंगे, उत्तर बोधि मुद्रा। ये किसने करी थी, शाक्य मुनि बुद्धा ने ये यूज़ करी थी। ये लिबरेटर ऑफ नागाज हैं। ठीक है, शाक्य मुनि क्या बोले जाते हैं, लिबरेटर ऑफ नागाज। तो उन्होंने ये मुद्रा यूज़ करी थी, शाक्य मुनि ने। ये किसके लिए, चार्जिंग वन विद एनर्जी बिल्कुल चार्ज हो जाती है, इससे सिम्बलाइजेज परफेक्शन, और परफेक्शन भी आता है। इस तरह से सारी बातें इसमें होती हैं। सुप्रीम इनलाइटमेंट को ये दर्शाती है, किसे दर्शाती है, सुप्रीम इनलाइटमेंट। और एक इनलाइटमेंट वाली मुद्रा कौन सी है, अभय मुद्रा। वो भी जब आप इनलाइटमेंट को अटेंड कर लेते हो उसके जस्ट बाद आप अभय मुद्रा बनाते हो। और शाक्य मुनि कौन से बनाते हैं, उत्तर बोधि मुद्रा बनाते हैं, जो कि सुप्रीम इनलाइटमेंट को दर्शाती है, क्योंकि शाक्य मुनि ने ही सुप्रीम इनलाइटमेंट को अचीव करा था। उसके बाद है बरड मुद्रा। ठीक है, कौन सी है, बरड मुद्रा। ये आप बैंक ऑफ बड़ौदा में याद रखोगे कि बुद्धा जो थे वो कहाँ गए, बैंक ऑफ बड़ौदा में गए, और उन्होंने पैसे लेने के लिए इस तरह से हाथ फैलाया। ठीक है, जो अपना राइट हैंड है वो इस तरह से वो एक्सटेंड करते हैं, नेचुरल पोजीशन ऑल द वे डाउन, इस तरह से फैलाते हैं कि हमें पैसे दो। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके ये पैसे मांगते हैं। ठीक है, ये 5 जो फिंगर्स हैं ये 5 चीज़ों को दर्शाती हैं, जेनरसिटी, मोरलिटी, पेशेंस, एफर्ट, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन, इन सब को ही दर्शाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम करण मुद्रा पे। ठीक है, करण मुद्रा पे अब देखो करण मुद्रा किस तरह से बनाई जाती है। ये यो हनी सिंह वाला जो स्टाइल है वो करण अपना रहे हैं, है ना। करण जो उसमें दिखाया जाता है महाभारत का करेक्टर है, तो वो यो हनी सिंह वाला जो स्टाइल है
उसे अपना रहे हैं, यो यो हनी सिंह वाला। ठीक है, राइट हैंड से यो यो हनी सिंह वाला स्टाइल है ये, और लेफ्ट हैंड वहीं पे रहेगा जो वहाँ पे रहता है, लैप के ऊपर ये रहता है। ठीक, करण मुद्रा क्या है, इसमें इस तरह से राइट हैंड को बनाया जाता है यो यो करके, और लेफ्ट हैंड को वैसे ही रखा जाता है। ये करण मुद्रा किसके लिए है, डेमन से निपटने के लिए या निगेटिव एनर्जी से निपटने के लिए ये मुद्रा बनाई जाती है, डेट इज़ करण मुद्रा। ये आप देख सकते हो, जैसे महाभारत में दिखाया जाता है, घटोत्कच जब आ गया था तो घटोत्कच को मारा किसने था, कर्ण ने। तो करण मुद्रा से आप याद रखोगे किसके लिए, ये डेमन्स के लिए, राक्षसों के लिए, और निगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए ये मुद्रा है। देखो ये घटोत्कच क्या कह रहा है, नाउ यू आर इन डेंजर। कर्ण क्या कह रहा है कि आई एम नॉट इन डेंजर सन। ठीक है, आई एम नॉट इन डेंजर सन, आई एम द डेंजर, ये कर्ण कह रहा है उससे, घटोत्कच से। तो इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव एनर्जी और डेमन्स को दूर भगाती है ये यो यो करके, यो यो हनी सिंह कर देते हैं इस तरह से करण। जैसे घटोत्कच आया, उन्होंने यो यो हनी सिंह वाला मुद्रा बनाई, और यो यो हनी सिंह से ये अगर देख के ये घटोत्कच भाग गया था। ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे। तो करण मुद्रा याद रख ली, वरड मुद्रा भी याद है आपको। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में ये भगवान जाते हैं, भगवान बुद्ध, और ये इस तरह से करते हैं। तो ये वाली जो वरड मुद्रा है, इसमें इस तरह से हाथ फैलाए जाते हैं कि पैसे दो, और ये किस तरह से किसे दिखाता है, ये 5 चीज़ों को दिखाता है, मॉरलिटी, पेशेंस, एफर्ट, जेनरसिटी एंड मेडिटेटिव कंसंट्रेशन। उत्तरी बौद्ध मुद्रा कौन सी है, ये उत्तरा से रिलेटेड है। उत्तरा किस तरह से करती हैं, ये एक फिंगर इस तरह से अपनी रखेंगी और थम्स को इस तरह से जॉइन करेंगी और अपने चेस्ट पे लगाएंगी, और ये बन जाएगी उत्तर बोधि मुद्रा। ये क्या है, शाक्यमुनि बुद्धा से रिलेटेड है, लिबरेटर ऑफ नागाज। ठीक है, लिबरेटर ऑफ नागाज जो हैं वो इसे प्रेजेंट करते हैं शाक्यमुनि बुद्धा। शाक्यमुनि बुद्धा ने भी यही वाली बनाई थी, और ये किसे दर्शाती है, सुप्रीम इनलाइटमेंट को ही दर्शाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अंजलि मुद्रा हम जानते ही हैं, बोधिसत्वास के द्वारा बनाई जाती है। ये किसके लिए, डिवोशन के लिए, ग्रीटिंग्स के लिए यूज़ करी जाती है। अंजलि क्या कर रही है, नमस्ते करती है सबसे, अंजलि करती है नमस्ते। और अभय किस तरह से करता है, अभय आशीर्वाद देता है, एनलाइटमेंट को अचीव कर चुका है, फियरलेसनेस है उसमें, स्ट्रेंथ है, इनर सिक्योरिटी है, ठाकुर है, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी होंगी। देन वितर्क मुद्रा आप समझ ही सकते हो कि अगर आपको कोई भी तर्क देना है ना, तो आप टीचिंग्स के समय ही ज़्यादातर तर्क देते हो, और अगर आपको कोई तर्क देना है वितर्क मुद्रा में, तो ये इस तरह से आप अपना हैंड जो है वो बनाओगे। ठीक, राइट हैंड जो है आप इस तरीके से बनाते हो, दैट इज़ वितर्क मुद्रा। ठीक है, ये सारी हमने कर ली। ध्यान मुद्रा आपको पता ही है, फाइनल मेडिटेशन करते समय, है ना, ये सारी मुद्रा हमने देखी। फिर अच्छा, एक है वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा में क्या बनाया जाता है, एक उंगली पकड़ी जाती है और उंगली को मुट्ठी में ये बंद कर लिया जाता है। ये उंगली जो है ये नॉलेज को हमेशा दर्शाएगी। ठीक है, इस तरह से मुट्ठी बनाई जाती है ना, ये अमिताभ बच्चन कह रहे हैं मुट्ठी। ठीक है ना, सो इस तरह से आप याद रख सकते हो वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा किससे रिलेटेड है, मुट्ठी बनाने से रिलेटेड है तो ये सब इट सिग्निफाइज नॉलेज, सुप्रीम विजडम को ही दर्शाती है। किसे दर्शाती है, सुप्रीम विजडम। नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाई 4 फिंगर एंड द फिस्ट ऑफ द राइट हैंड प्रोटेक्ट्स। ये जो उंगली है ये नॉलेज को दर्शाती है, और इस तरह से जो मुट्ठी आपने बनाई है ये किसे दर्शाती है, ये उसे प्रोटेक्ट कर रही है, नॉलेज को, विजडम को ये प्रोटेक्ट कर रही है। सुप्रीम विजडम को कौन दर्शा रहा है, वज्र मुद्रा दर्शा रही है। देन देखो, एक बार इससे क्वेश्चन आया था, अभी 2012 में पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया कि लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम शोन विद द हैंड गेस्टर्स कॉल्ड द भूमि स्पर्श मुद्रा। ये क्या सिंबलाइज करता है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो अपने अर्थ को कह रहे थे कि हे भूमि मेरी विटनेस बनो कि मैं अपने लक्ष्य से भटका नहीं हूँ, मारा ने मुझे टेम्प्ट नहीं कर पाया, और मैं इनलाइटमेंट को प्राप्त करना चाहता हूँ, और वही मेडिटेशन में कर रहा हूँ। और अर्थ से भी वहाँ से आवाज़ आई थी कि आई बोर योर विटनेस, मैं तुम्हारी साक्षी बनती हूँ। सो बुद्धास कॉलिंग ऑफ अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी। ठीक है, बुद्धा ने अर्थ को क्यों बुलाया था कि वो उसकी प्योरिटी को विटनेस करे, चेस्टिटी को विटनेस करे, डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मारा के टेम्पटेशन के बावजूद भी। तो सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बुद्धास कॉलिंग ऑफ अर्थ टू वॉच ओवर मारा,
एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग मेडिटेशन, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अर्थ प्रोटेक्ट थोड़ी ना करेगी। बुद्धा's reminder to his followers that they all arise from the earth and finally dissolve into the earth and thus the life is transitory, ये भी गलत है। और ये सारे ऑप्शन जो हैं वो एक तरीके से गलत हो जाएंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। विक्रमशिला मोनेस्ट्री पूछिए, क्या ये उत्तर प्रदेश में है? तो ये बिल्कुल गलत है। विक्रमशिला, आप नाम से ही समझ जाओ भाई, विक्रमशिला एक हमने डॉल्फिन सेंचुरी देखी थी जब एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, तो वो कहाँ पे थी? बिहार में थी। तो ये विक्रमशिला मोनेस्ट्री भी कहाँ होगी? बिहार में ही होगी। ठीक है, फिर है हेमकुंड गुरुद्वारा। तो ये मोनेस्ट्री क्या होता है? मोनेस्ट्री का मतलब होता है बिहार। ठीक है, बिहाराज वो प्लेस होती है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, ठहरते हैं, आराम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिहाराज बोलते हैं। तो विक्रमशिला मोनेस्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बिहार में है। हेमकुंड गुरुद्वारा ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कहाँ पे है, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं। फिर पूछा गया कि उदयगिरी केव्स कहाँ पे हैं भाई। तो उदयगिरी केव्स ये जो हैं ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, विदिशा जगह पे। ठीक है, एक जगह है विदिशा, उसके मध्य प्रदेश में, वहीं पर ये केव्स पाई जाती हैं। तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। फिर अमरावती बुद्धिस्ट स्तूपा, ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और अमरावती एक जगह है, आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में ये एक जगह है, कृष्णा नदी के पास में। कहाँ पे? कृष्णा रिवर के पास में। सो इसलिए ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। इन विच पीरियड अमरावती स्तूपा वाज बिल्ट। किसके पीरियड में अमरावती स्तूपा बनवाया गया? तो ये इसका जो आंसर है सतवाहनास है। मौर्य पीरियड में ये नहीं बना था, याद रखना। ये किस में बना था? सतवाहना के टाइम पे बना था। अच्छा, कौन सी सेंचुरी थी जब ये बना था वो हम देखते हैं अभी। एक पूरा डिटेल स्टडी इसका कर लेते हैं अमरावती स्तूपा का, एक नोट्स है मेरे, वहाँ पे देखते हैं। अमरावती स्तूपा, तो ये देखिए अमरावती स्तूपा कहाँ पे है? लोकेटेड इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे और क्या कहा जाता है? धनारी कोटा या धन्य कोटा के नाम से जाना जाता है। ये रिवर कृष्णा के बैंक्स पे है। ये 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD तक ये बनाया गया था। 3rd सेंचुरी BC, ठीक है, याद रखेंगे। 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD तक इसको बनाया गया था। बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी के टाइम पीरियड के समय में इसे बनाया गया था। ठीक है, सतवाहनास डायनेस्टी के समय में। किसके बीच में? 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD। अच्छा, एक चीज़ और भी हुई है, आपको पता होना चाहिए। 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD के बीच में वो चीज़ क्या है? जब 3rd सेंचुरी BC में पहली बार श्रीलंका में बौद्ध धर्म को बनाया गया था, वहाँ पे 3rd सेंचुरी BC में सबसे पहले श्रीलंका में बौद्ध धर्म आया था, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, किसने करा था? संगमिता और महिंदा और संगमिता, जो अशोक के डॉटर और वो थे सन, उन्होंने श्रीलंका में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करा था। और 3rd सेंचुरी AD की बात करें तो उस समय जो शासन है वो किसका चल रहा था श्रीलंका में? महासेन का चल रहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। लेकिन अपने यहाँ शासन किसका चल रहा है? सतवाहना का उस समय चल रहा है, और सतवाहना ने ही अमरावती स्तूपा को बनाया है। धन्य कोटा या धनारी कोटा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट स्तूपा भी इसी धनारी कोटा के अंदर है। इस अमरावती की जगह पे अंदर ही एक जगह है धनारी कोटा, और धनारी कोटा में ये ग्रेट स्तूपा पाया जाता है। अच्छा, ये महासंघिका लोगों का ही सेंटर है, ये हीनयान लोगों का नहीं है।
ये महासंघिका लोगों का ये सेंटर है अमरावती स्तूपा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अमरावती स्तूपा कब बना, कौन सी रिवर के किनारे है, ठीक है, किसने इसे बनाया है, और कौन सा बौद्धिस्ट सेक्ट इसमें डोमिनेट कर रहा था इसे बनाने में। तो महासंघिका वाले लोग इसमें डोमिनेट कर रहे थे, इन्होंने ही अमरावती स्तूपा को बनाया था। ठीक है, ग्रेट स्तूपा भी है, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है नहीं, बस इतने आपको याद रखना है टाइम पीरियड और किसकी कार्यकाल में बना और कौन इसमें डोमिनेट कर रहा था। तो एक बार लिख लेते हैं कि अमरावती स्तूपा जो है, ठीक है, अमरावती स्तूपा ये किसके समय बना? सतवाहनास के समय में। टाइम पीरियड क्या है? 3rd सेंचुरी BC से लेकर के, बहुत लंबा टाइम पीरियड है इसे बनने में, और 3rd सेंचुरी AD तक। लेकिन नीचे कभी भी मौर्यों का शासन नहीं था आंध्र प्रदेश में, तो इसलिए मौर्यन अंपायर ने ये नहीं बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था सतवाहनास डायनेस्टी ने। सतवाहनास करेक्ट आंसर हो जाएगा और मौर्यन अंपायर आपका गलत आंसर हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल ही ध्यान रखनी है कि अमरावती स्तूपा किसने बिल्ड करवाया था। एंड दिस इज 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी AD। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर से देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी 2023 में पूछा गया कि इनमें कौन से रीजन्स में धन्य काटक, ठीक है, विच फ्लोरिश एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिकास। अब देखो यही बात है कि महासंघिकास यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। अमरावती स्तूपा में कौन डोमिनेट कर रहा है? महासंघिका वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। तो वो कौन सा रीजन है? आपको पता है आंध्र प्रदेश ही ऐसा रीजन है जहाँ पे अमरावती स्तूपा बनाया गया था। ये कार्यकाल क्या है इसका फिर से लिख देता हूँ, 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 3rd सेंचुरी AD तक। बनाया किसने इसे? सतवाहनास ने बनाया है, और मौर्य अंपायर ने ये नहीं बनाया है। सतवाहना ने कोई बहाना करके बनाया होगा, ठीक है। मौर्य अंपायर यहाँ पे गलत हो जाएगा कभी भी आपसे पूछा जाए तो। तो एक बार हम देख लेते हैं। धन्यकटक मैंने आपको बताया, धन्यकटक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर था महासंघिका लोगों का, ठीक है। किसका? महासंघिका का, महासंघिका सेक्ट का। धन्यकटक ये धनारी कोटा भी बोलते हैं, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है। प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर था महासंघिका लोगों के बीच में। द रीजन वॉज रिनाउंड एज द प्लेस वेयर द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, अकॉर्डिंग टू महासंघिका के बिना टेक्स्ट के हिसाब से जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो यहीं पे हुई थी। लेकिन जो रियल बात है वो आपको पता ही है कि पाटलिपुत्र में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ग्रेट स्तूपा अमरावती में बनाया गया। फाइन एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर का, फर्दर एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रीजन एज अ बुद्धिस्ट सेंटर। There are only 2 known examples of cave paintings of Gupta period in ancient India. One of these painting is Ajanta caves, where is other surviving example of Gupta paintings. देखो आपसे क्वेश्चन में ही बोल दिया गया कि गुप्ता पीरियड में केव पेंटिंग्स के 2 ही जगह आपको मिलती हैं, यहाँ पे केव पेंटिंग्स आप देख सकते हो, ठीक है। एक तो क्वेश्चन में बोल दिया गया कि एक उनमें से कौन है? अजंता केव्स हैं। अजंता केव्स पे 10वीं बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम इसको सही से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अजंता केव्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे हम एक बार देखेंगे, ठीक है। अभी हमने अमरावती वाला स्तूपा वाला देखा, ठीक है, वो सतवाहनास में आया 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक, और महासंघिका वाले लोग जो हैं यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे सतवाहना डायनेस्टी ने। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देखी ली। और हम अजंता केव्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। अजंता केव्स जो हैं वो 200 BC से 650 AD तक बनाई गई थी, ठीक है। फिर केव पेंटिंग्स हैं गुप्ता पीरियड की, तो वो एक जगह कहाँ पे पाई जाती हैं? यहाँ पे, और बाग केव्स में वो पाई जाती हैं केव पेंटिंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड। इसे किसने बनाया था? या तो गुप्ता लोगों ने बनाया होगा, गुप्ता किंग्स ने बनाया होगा, या हिंदू में सतवाहनास।
ये 2 लोग हैं जो इसे बना सकते हैं अजंता केव्स को। तो कहीं ऑप्शन में अगर सतवाहनास दिया हो तो आप सतवाहनास पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे गुप्ता पीरियड अगर लिखा हो तो आप गुप्ता पीरियड पे आप टिक करेंगे, ठीक। ये कहाँ पे है, अजंता केव्स कहाँ है? ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में पड़ती हैं। रिवर कौन सी है इसके पास में? रिवर है बागोरा, ठीक है। सह्याद्री रेंजेस, वेस्टर्न घाट्स में जो सह्याद्री रेंजेस हैं वहाँ पे ये पाई जाती हैं अजंता केव्स। इसमें कितनी केव्स हैं? 29 केव्स हैं। उसमें से 25 जो हैं, 25 बिहाराज हैं। बिहाराज आप समझ ही सकते हो क्या होता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे उसे हम बोलते हैं बिहाराज। और उसमें से 4 केव्स क्या हैं? चैत्याज हैं, यानी कि वर्शिप प्लेस हैं जहाँ पे ये बुद्धिस्ट मॉन्क वर्शिप किया करते थे। वो 4 केव्स ऐसी हैं। फिर हैं बटाकाटा किंग्स, उन्होंने ही इसे बनवाया है। जैसे हमने अमरावती स्तूपा भी देखा कि वो किसने बनवाया था, तो वो सतवाहनास ने बनवाया था और मौर्यन एम्पायर ने नहीं बनवाया। 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक वो बनवाया गया। और ये वाला जो अजंता केव्स हैं ये 200 BC से 650 AD तक ये बनवाई गई हैं, यानी कि लगभग 7th सेंचुरी तक इनमें थोड़ा ना थोड़ा मॉडिफिकेशन होता रहा था। इसीलिए कोई डायरेक्ट किंग आप नहीं बता सकते कि कौन से किंग ने इसे बनवाया, लेकिन मेनली हम ये मानते हैं कि अजंता केव्स को गुप्ता पीरियड के समय में बनवाया गया था। उसमें वटाकाटा किंग्स हुआ करते थे और वटाकाटा किंग्स में भी सबसे प्रोमिनेंट वन था हरिसेन। हरिसेन ने बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज अपनी दिखाई थी इसको बनवाने के लिए। अच्छा, अजंता केव्स का जो वर्णन है वो फाहिन ने भी करा है, जो उसमें चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। ये आप देख सकते हो, उसका कार्यकाल 380 से 415 CE के पास में ये आया था। अरे 4th सेंचुरी आप याद रखोगे तब भी ठीक है, 4th सेंचुरी के आसपास ये आप समझ सकते हो। ये 5th सेंचुरी है। अच्छा, ये 5th सेंचुरी में ये आया था, क्या नाम है इसका, फाहिन। ये चाइनीज़ ट्रेवलर था। और हीन सांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन भी हमने आपको दिखाया था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि उस समय ट्रेड कैसा था, ड्यूटीज़ जाती थी फेरीज वाले पे पास नहीं जाती थी, ये ड्यूटीज़ ली जाती थी या नहीं। अगर कोई पनिशमेंट दिया जाता था तो उसमें पॉइज़न दिया जाता है या फिर आग लगा दी जाती थी, ठीक है। और हर्षवर्धन का जो एम्पायर था बहुत बढ़िया चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। ये 7th सेंचुरी के आसपास ये आया था हीन सांग। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि श्रीलंका में जिस टाइम पे ये आएगा उसी टाइम पे ये इंडिया में आता है ना। 7th सेंचुरी के आसपास हीन सांग आता है। और हीन सांग जो होता है ना, युआन सांग बोल सकते हैं। युआन सांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे ये आता है। और दोनों ने ही अजंता केव्स का वर्णन कर रखा है अपनी अपनी राइटिंग्स में। जब ये लोग यहाँ से गए थे तो उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, स्टोरीज़ ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़, जिसमें इंडिया का पूरी तरीके से उन्होंने वर्णन करा और उसको चाइनीज़ भाषा में बोलते हैं CUE की, इस तरह से कोई किताब थी, वो इन्होंने अपनी कवर करी थी। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1983 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। फिर अच्छा, कोई भी ब्लू कलर आपको यहाँ पे अजंता वाली केव्स में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्लू जो कलर है वो आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। रेड कलर की आउटलाइन आपको देखने को मिल सकती है अजंता केव्स में, लेकिन ब्लू कलर बिल्कुल क्या है, एब्सेंट है। अच्छा, ये क्या है, अजंता केव्स में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं, बुद्ध धर्म से ही रिलेटेड टीचिंग्स हैं, सारी चीज़ें बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, कोई भी चीज़ हिंदू धर्म या जैन धर्म से रिलेटेड इसमें नहीं है, ठीक है। दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर बुद्धिस्ट। और इसमें महापरिनिर्वाण करते हुए बुद्ध जो हैं वो दर्शाए गए हैं, यानी कि महापरिनिर्वाण को उन्होंने पा लिया था, यानी कि जब वो ख़त्म हो गए थे, ठीक है। तो बुद्ध जब महापरिनिर्वाण को उन्होंने पा लिया था, तो बॉली पेंटिंग भी है जिसमें नीचे बहुत सारे उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं। और उसमें से एक फॉलोअर कौन सा है, आनंदा, जो मेन फॉलोअर था उनका, जिसने कौन से ग्रंथ की रचना करी है, इसने आप बताना कौन से ग्रंथ की इसने रचना करी है आनंद ने। मेरे ख्याल से इसने सुत्त पिटक ग्रंथ की रचना इसने करी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सुत्त पिटक की ही इसने रचना करी है।
और केव नंबर 26 जो अजंता का है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आनंद की भी फ़ोटो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इससे पहले जो अमरावती स्तूपा देखा वो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, वो सतवाहनाज ने बनवाया था। और 3rd सेंचुरी BCE से लेके 3rd सेंचुरी AD तक जो कार्यकाल है वो अमरावती स्तूपा से रिलेटेड है। धन्यकटक मैंने आपको बता दिया और धनारीकोटा बता दिया, वो भी किससे रिलेटेड है, अमरावती स्तूपा से रिलेटेड है। और वो कौन सी नदी के किनारे है अमरावती स्तूपा, कृष्णा नदी के किनारे है। अजंता केव्स कौन सी नदी के किनारे हैं, तो ये बाघुरा नदी के किनारे हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में ये पाई जाती हैं। सह्याद्री रेंजेस पे ये पाई जाती हैं। अच्छा, पीरियड कौन सा है जब अजंता केव्स बनाई गई, तो गुप्ता पीरियड चल रहा है, या आप कह सकते हो बटा काटा किंग्स का पीरियड चल रहा है। चाहे आप बटा काटा कह लो या फिर आप गुप्ता कह लो, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। फिर ये आपको याद रखना है कि बहुत बड़ी पेंटिंग है बुद्धा की महापरिनिर्वाण को पाते हुए, और बहुत सारे उसके फॉलोअर्स जो नीचे बैठ के रो रहे हैं। फिर अजंता है पेंटिंग रिलेटेड टू बुद्धिज्म ओनली, ये मैंने आपको बता दिया। अब अजंता और महाबलीपुरम का एक डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। देखो, अजंता केव्स 2nd सेंचुरी BC से लेके 7th सेंचुरी AD तक अजंता केव्स का कार्यकाल चला, यानी वो बनते थे। हाँ, और ये 7th से 8th सेंचुरी BC या AD में AD में बनी थी। महाबलीपुरम वाली जो केव्स हैं या जो मंदिर हैं महाबलीपुरम के, वो 7th to 8th सेंचुरी में बने। इसका मतलब पुराना कौन है इसमें से, अजंता जो है वो ज़्यादा पुरानी है केव्स, और महाबलीपुरम जो है 7th to 8th सेंचुरी में बनवाया था। इसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। अर्जुन दर्शाए गए हैं कि जब वो कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए जाते हैं तो वो शस्त्र मांगने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, शिव जी के सामने आराधना करते हैं, तब शिव जी प्रकट होते हैं। तो वो वाली जो पेंटिंग्स हैं वो महाबलीपुरम में आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी अर्जुन पीनन्स की और डिसेंट ऑफ गंगा, एक भागीरथ राजा थे, राम के ही वंशज थे। उन्होंने गंगा को क्या करा था, उतारा था धरती पर। ठीक है, गंगा जी को उतारा था धरती पर। तो वो वाली फ़ोटो भी यहाँ पर लगी हुई है महाबलीपुरम में। ठीक है, ये महाबलीपुरम में लगी हुई है। महाबलीपुरम कौन से किंग्स ने बनवाया था, तो किंग्स भी आपको याद रखने हैं। ये पल्लव किंग्स ने ये बनवाया था। पल्लव किंग्स कौन से, महेंद्र वर्मा प्लस नरसिम्हा, इन लोगों ने मिल करके ये महाबलीपुरम जो है ये मंदिर वगैरह ये सारे बनवाए थे पल्लव किंग्स ने, क्योंकि पल्लव किंग्स मेनली हिंदू धर्म को मानते थे। ठीक है, और अजंता जो बनवाएगा वो बौद्ध धर्म को मानता होगा। जैसे कि अजंता किसने बनवाई, तो अजंता सतवाहना डायनेस्टी भी करेक्ट होगा, गुप्ता रूलर्स भी करेक्ट होगा, और अगर आपको वजह बाटा काटा किंग्स में हरिसेन, तो वो भी इसमें करेक्ट होगा। मेनली ये बाटा काटा किंग्स के द्वारा ही बनवाई गई, हरिसेन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा अगर पूछा जाए, बुद्धा की कोई भी चीज़ अगर बोला जाए कि ऐसी पेंटिंग अजंता में पाई जाती है, तो उसमें आपको टिक करके आना है ना। अजंता सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। महाबलीपुरम में हिंदू धर्म वाली पेंटिंग ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे अर्जुन यहाँ पे पीनन्स करते हुए या डिसेंट ऑफ गंगा, ये सारी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिर 200 BC से 650 AD ये किसका कार्यकाल है, अजंता का। और 7th to 8th सेंचुरी AD ये किसका कार्यकाल है, तो ये कार्यकाल है महाबलीपुरम का। इसमें रिलीजन है बुद्धिज्म ओनली, इसमें रिलीजन है हिंदू धर्म ओनली। ये वैष्णवाइट्स कह लो या शैवाइट्स कह लो, मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड है। अच्छा, ये भी रॉक कट केव है और ये भी रॉक कट केव है, दोनों ही रॉक कट केव हैं। तो ये महाबलीपुरम और अजंता में आपने देख ही लिया कितना कितना डिफरेंस है, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको एक ही जगह पे आपको कवर कर दिया। तो अब देखो, एक चीज़ हमने देख ली अजंता और महाबलीपुरम की। यहीं पे अगर हमने अमरावती स्तूपा देखा था, अमरावती स्तूपा को भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रह जाएगी और इकट्ठी आपको हो जाएगी। ठीक है, ओ सॉरी, एक मिनट रुकिए। तो देखते हैं, अमरावती स्तूपा में बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही इसमें स्तूपा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ग्रेट स्तूपा। ठीक,
अच्छा, ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था अमरावती स्तूपा? तो ये अमरावती स्तूपा जो है सतवाहनास डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट कराया था। ये किस टाइम पीरियड में ये बनाई गई अमरावती स्तूपा? तो टाइम पीरियड इनका हो जाएगा 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 3rd सेंचुरी AD तक का जो टाइम पीरियड है उसमें ये अमरावती स्तूपा बनाया जाएगा। ठीक है, देन आता है कि रिलीजन कौन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? तो रिलीजन हो जाएगा बौद्ध धर्म, बुद्धा से रिलेटेड है। ये क्या रॉक कट केव है अमरावती स्तूपा? तो हाँ, कह सकते हैं ये रॉक कट केव है या नहीं है, हम उतने नहीं जाते हैं, बस याद रखते हैं कि धन्य कोटा या धनारी कोटा यहाँ पे मेजर साइट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो ये आपने देख लिया। ठीक है, फाइन और हीन स्यांग ने भी इसका वर्णन करा है अजंता केव्स का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केव्स हैं। फाहिन जो आया था वो कौन सी सेंचुरी में आया था? 5th सेंचुरी में आया था। और हीन सांग जो है वो कब आता है? 7th सेंचुरी में आता है। दोनों के कार्यकाल पता है कौन किस किस के किंग के समय में आया है। ठीक है, बटाकाटा किंग्स जो हैं हरिसेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी इसे पैट्रोनेज देते हैं। इसमें 29 केव्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से 24 किससे रिलेटेड हैं? 25 किससे रिलेटेड हैं? बिहाराज से रिलेटेड हैं। और 4 केव्स किससे रिलेटेड हैं? चैत्यास से रिलेटेड हैं। बिहाराज मतलब क्या होता था? जब मॉन्क्स अपनी रेस्ट करने के लिए जहाँ पे ठहरते थे तो उसे कहते थे बिहाराज। और 4 केव्स ऐसी हैं जो किस रिलेटेड हैं? चैत्यास जो ऐसी केव्स हैं जो जहाँ पे वर्शिप होती थी, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। नदी याद रखनी है जनता की, नदी कौन सी है? बागोरा नदी। और अमरावती स्तूपा की नदी कौन सी है? रिवर कृष्णा। ठीक है, इसकी जो नदी है याद रखना रिवर कृष्णा है, इसकी है रिवर बागोरा। फिर महाबलीपुरम की कोई रिवर है नहीं। धन्यकोटा धनारीकोटा इसी के अंदर है। रिलीजन है बुद्धा। अमरावती स्तूपा का टाइम आप देख सकते हो 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD, सतवाहनास डायनेस्टी। तो ये वाला क्वेश्चन हम समझ सकते हैं कि केव पेंटिंग्स जो हैं गुप्ता पीरियड की वो सिर्फ 2 ही जगह देखने को मिल सकती हैं। एक तो हो गया अजंता और दूसरा हमें बताना है कहाँ देखने को मिलती हैं गुप्ता पीरियड की केव पेंटिंग्स। तो वो जो ऑप्शन है करेक्ट है वाघ केव्स, है ना। एलोरा केव्स नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखना है कि एलोरा केव्स नहीं होगा। ठीक है, गुप्ता पीरियड की बात कर रहा है और गुप्ता पीरियड में किसकी बात कर रहा है? केव पेंटिंग्स की बात कर रहा है। केव पेंटिंग्स की बात कर रहा है। तो गुप्ता पीरियड की केव पेंटिंग्स सिर्फ 2 जगह देखने को मिलती हैं, एक तो अजंता हो गया और एक बाघ केव्स हो गया। अलोरा इसमें नहीं होगा। ठीक है, लोमस ऋषि केव्स ये भी नहीं होगा और नासिक केव्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं भी लोमस ऋषि केव्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो पहले बाघ केव्स देख लो। ठीक है, अजंता केव्स तो हमने देख ही ली कि किस तरह से उन्हें अजंता केव्स का पीरियड क्या है। ठीक है, अजंता केव्स का पीरियड है 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 7th सेंचुरी AD तक ये चलेंगी। इन्हें कौन बनवाएगा? एक तो गुप्ता रूलर्स हो गए या सतवाहनास हो गए। ठीक है, सतवाहनास आए तो भी टिक कर देना, गुप्ता आए तो भी टिक कर देना, या फिर बटाकाटा किंग्स आए, बटाकाटा किंग्स और उसमें हरिसेन दिया हो ऑप्शन में तो भी टिक कर देना। ठीक, उसके बाद अजंता से और रिलेटेड क्या बात है कि ये बागोरा नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी? बागोरा नदी। ये मैं आपको इसलिए बार बार करा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है अजंता के ऊपर, हम देखेंगे अभी। ठीक, और अजंता केव्स किसके लिए है? एक्सक्लूसिवली। ठीक है, एक्सक्लूसिवली का मतलब सिर्फ उसी के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, बुद्धिज्म धर्म के लिए। यहाँ पे महापरिनिर्वाण की फ़ोटो दिख जाएगी, जब बुद्ध ख़त्म हो गए थे, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे, तब की फ़ोटो है। ठीक है, आनंद उनके जो शिष्य थे
जब बौद्ध जिंदा थे तो उनके संग में एक स्कॉलर थे आनंद, तब की ये यहाँ पे फ़ोटो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये अजंता केव्स हमें पता चल गया था। अब हम बढ़ते हैं बाघ केव्स के ऊपर। ठीक, बाघ केव्स को हम देखते हैं। बाघ केव्स लोरा केव्स में होंगी, हाँ, ये देखते हैं बाघ केव्स। संगी संग में अभी वो भी देख लेंगे। तो बाघ केव्स क्या हैं? ये भी एक म्यूरल पेंटिंग्स हैं। म्यूरल पेंटिंग का मतलब क्या होता है? म्यूरल का मतलब 3D जो पेंटिंग्स होती हैं एक टाइप की, वो म्यूरल पेंटिंग्स कहलाती हैं। तो बाघ केव्स में आप म्यूरल पेंटिंग्स को देख सकते हो। ठीक है, और म्यूरल पेंटिंग्स अजंता में भी देख सकते हो। ठीक है, एक लेपाक्षी टेम्पल है, वहाँ पे भी आप म्यूरल पेंटिंग्स को देख सकते हो। लेकिन सांची स्तूपा में आपको म्यूरल पेंटिंग्स यानी कि 3D पेंटिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, 3D सांची स्तूपा में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे, बाघ केव्स की बात करते हैं। फाउंड इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ विंध्या मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में बाघ केव्स पाई जाती हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में विंध्या रीजन के साउदर्न पार्ट में। ये कहाँ पे? धर डिस्ट्रिक्ट। तो बाघ केव्स में ये म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं, देखा। साउदर्न पार्ट्स जो है विंध्या का, विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज के साउदर्न पार्ट में आपको बाघ केव्स देखने को मिल जाएंगी मध्य प्रदेश में। और ये भी गुप्ता पीरियड की केव पेंटिंग्स को दर्शाती है। तो बाघ केव्स में जो रिवर है जो इसके पास में है वो है बाघानी रिवर। और अजंता केव्स की हमें रिवर पता है। अजंता केव्स कौन सी नदी के पास में है? दैट इज़ बाघोरा रिवर। ठीक है, वो है बाघोरा रिवर। बाघ टाउन में धर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे पाई जाती हैं। ग्वालियर के पास में जो मध्य प्रदेश है वहीं पर ये आपको देखने को मिलेंगी बाघ केव्स। गुप्ता पीरियड के समय में बुद्धिस्ट आर्ट बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी। गुप्ता पीरियड में आपको देखने को मिलेगा केव पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी अजंता केव्स में और बाघ केव्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाघ केव्स में अच्छा बुद्धिज्म वाली ही पेंटिंग्स होंगी, याद रखना है। और गुप्ता पीरियड की केव पेंटिंग्स आपको सिर्फ और सिर्फ अजंता और बाघ केव्स में ही देखने को मिलेंगी, एलोरा में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आप गलत कर सकते हो। ये क्वेश्चन इस पर पूछा भी जाएगा। 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स ओनली। इसमें कितने हैं? रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं। पहली बात ये, जैसे रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हमने देखे अजंता में, जैसे रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हमने महाबलीपुरम में देखे, वैसे ही रॉक कट मॉन्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन दिस बाघ केव्स। दीज केव्स वर इस्टेब्लिश्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क दत्तक। ऐसा माइथोलॉजी में बोला जाता है कि दत्तक जो थे, दत्तक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने दस्तक दी थी यहाँ पे, बाघ को मार के यहाँ पे केव्स जो है बनाई थी। 3D पेंटिंग या म्यूरल पेंटिंग यहाँ पे पाई जाती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अजंता केव में, लेपाक्षी टेम्पल में और बाघ केव्स में आपको म्यूरल पेंटिंग देखने को मिलेगी। दिस इज यहाँ पे जो अजंता केव्स की पेंटिंग है उससे थोड़ी सी सिंपल पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, यही बस आपको बाघ केव्स के बारे में समझना था। अब हम एलोरा केव्स के बारे में देखते हैं। देखिए, एलोरा केव्स सिर्फ बुद्धिस्ट धर्म के लिए नहीं बनाई गई थी। इसमें हिंदू धर्म की पेंटिंग मिल जाएंगी, बुद्धिस्ट धर्म की पेंटिंग मिल जाएंगी और जैन धर्म की भी पेंटिंग या उनकी केव्स मिल जाएंगी। टोटल यहाँ पे 34 केव्स आपको देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू केव्स की और सबसे जो ओल्डेस्ट केव्स हैं वो भी किसकी हैं? वो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। एलोरा में, एलोरा है कहाँ? तो ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, जस्ट नियर अजंता केव्स के पास में। और रिवर भी वही है, बाघोरा रिवर। जो रिवर अजंता की वही रिवर एलोरा केव्स की। कौन से हिल्स हैं? तो ये याद रखना है, चरण अंदरी हिल्स जो हैं उन्हें काट करके बनाई गई है एलोरा केव्स। ये किसने बनाई थी? तो एलोरा राष्ट्रकूटास ने बनाई थी, राष्ट्रकूटास ने। देखो, एलोरा और लोरा मतलब ऐसा लग रहा है कि गाली टाइप का लग रहा है, और कुत्ता भी क्या है, गाली टाइप का है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो एलोरा केव्स हैं वो किसने बनाई? राष्ट्रकूटास ने बनाई थी। हिंदू वाली जो केव्स हैं वो ओल्डेस्ट केव्स हैं इसमें, और सबसे ज़्यादा वही हैं।
वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कब बनाई गई थी? 6th सेंचुरी एडी से लेकर के 10th सेंचुरी एडी के बीच में ये जो केव्स हैं एलोरा केव्स ये बनाई गई थी। ठीक है, एलोरा केव्स से बनाई गई थी 6th सेंचुरी एडी से लेकर के 10th सेंचुरी एडी के बीच में। टाइम पीरियड आपको सभी का ध्यान रखना है। अजंता केव्स का टाइम पीरियड क्या है? 2nd सेंचुरी BC से लेकर के आप चले जाओ 7th सेंचुरी AD तक चले जाओ, तब आपका जो टाइम पीरियड है वो किसका मिल जाता है? अजंता का आपको टाइम पीरियड मिल जाता है। फिर एक बार हम टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, और 1 मिनट इसको थोड़ा सा करेंगे ऊपर, यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइम पीरियड। ठीक, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें सभी का, सबसे पहले हम देखें अजंता का टाइम पीरियड। ठीक है, फिर हम देखें महाबलीपुरम का टाइम पीरियड क्या था, है ना। फिर हम देखें अमरावती स्तूपा ये कब बिल्ड हुआ, इसका टाइम पीरियड क्या है। फिर हम देखें एलोरा केव्स का टाइम पीरियड क्या है। एक बार सबका टाइम पीरियड आप देख लोगे तो कभी कभार ये क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है कि ये कब बनाई गई, किसके टाइम में बनाई गई, कौन सा उसमें रूलर था, ये भी देख लेते हैं एक बार, रूलर उसमें कौन सा था। तो अजंता का टाइम पीरियड आपको पता ही है, 2nd सेंचुरी BCE से लेकर के आपको 7th सेंचुरी ADE तक है, AD तक जाना पड़ता है। इसमें जो रूलर हैं वो बटाकाटा किंग्स हैं। ठीक है, और गुप्ता पीरियड भी है। ठीक है, गुप्ता पीरियड के समय बनाई गई थी, ये भी बात सत्य हो जाएगी। महाबलीपुरम जो है वो 7th सेंचुरी से लेकर के 8th सेंचुरी तक AD तक ये बनाई गई थी। तो महाबलीपुरम बहुत बाद में बनी, अजंता के बाद में। और ये किसने बनवाई थी? ये जो किंग थे सतवाहनास, सॉरी एक बार देखना पड़ेगा कि महाबलीपुरम किसने बनवाई थी। नीचे सतवाहनास थी, हाँ तो सतवाहनास नहीं, इन्हें बनवाया होगा, आई थिंक सो। तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे मैंने देखा था? अजंता के उसमें महाबलीपुरम, और ये किसने बनवाई? पल्लव किंग्स ने, सॉरी महाबलीपुरम जो है वो पल्लव किंग्स ने बनवाई थी। ठीक है, तो एक बार हम देखेंगे अभी। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, ये पल्लव किंग्स ने बनवाई थी महाबलीपुरम वाली गुफाएं, क्योंकि पल्लव ही हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, तो उन्होंने ये बनवाई थी पल्लव किंग्स। कौन से पल्लव किंग्स? एक तो महेंद्र थे, और प्लस एक इसमें तो थे नरसिम्हा, नरसिम्हा करके थे। उन दोनों ने ये महाबलीपुरम की गुफाएं जो है बनवाई थी। और इसमें क्या है, मेनली हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज़ें थीं, जैसे अर्जुन की पीनेंस, और जो गंगा उतर के आई, गंगा की जो भागीरथ लाए थे उसे धरती पर, तो वो भी महाबलीपुरम में ऐसी पेंटिंग दे रखी हैं। अजंता की कौन सी पेंटिंग दे रखी हैं? तो अजंता में आपको पता ही है बुद्धिज्म धर्म जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक, और अमरावती स्तूपा जो है, अमरावती स्तूपा, इसके अंदर क्या है? धनारी कोटा या धन्य कोटा भी कह सकते हैं। ठीक है, धनारी कोटा या धन्य कोटा भी कह सकते हैं। और अमरावती स्तूपा कब बनाया गया था? ये आप ले लो, इसका जो टाइम पीरियड है अमरावती स्तूपा का वो है 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 3rd सेंचुरी BC से लेकर के आपको लगभग 7th सेंचुरी AD तक ये आपको देखने को मिल जाएगा अमरावती स्तूपा। और ये किसने बनवाया है? ये सतवाहना डायनेस्टी में ये बने थे। याद रखना, ये मौर्यन एम्पायर ने नहीं बनवाया है। ठीक, एलोरा गुप्ता पीरियड से रिलेटेड नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड नहीं है। फिर ये कब बनी थी एलोरा केव्स? तो एलोरा केव्स आप देख सकते हो यहाँ पे 6th सेंचुरी AD से 10th सेंचुरी AD तक ये बनी थी एलोरा केव्स। और बाघ केव्स गुप्ता पीरियड की हैं। ठीक है, तो ये लगभग मेरे ख्याल से अजंता के आसपास ही बनी होंगी बाघ केव्स।
और एलोरा केव्स की बात कर लेते हैं। तो एलोरा केव्स गुप्ता पीरियड की केव पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है, याद रखना, ठीक है। केव पेंटिंग से रिलेटेड ये नहीं है, और ये 6th सेंचुरी AD से लेकर के 10th सेंचुरी AD तक इनका जो है ये बनती रहेंगी। सो दिस इज़ एलोरा केव्स। और एलोरा केव्स किसने बनवाई थी, ये वाला बात जो है वो हमें नहीं पता है, बस चरण राष्ट्रकुतास। एलोरा मैंने आपको बताया, एलोरा मतलब गाली लग रही है, और कुत्ता भी एक गाली है, तो वैसे आप याद रख सकते हो राष्ट्रकुतास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि रूलर कौन था उस समय, टाइम पीरियड क्या है, क्रोनोलॉजी में दे सकते हैं, या दे सकते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या बना, ठीक। तो उस तरह से आपको पता होना चाहिए। फिर से हम एक बार इन्हें देख लेते हैं ताकि आप भूलो ना, ठीक। टाइम पीरियड देख लेंगे और इनका हम कार्यकाल देख लेंगे रूलर्स का। तो कौन कौन सी हमने देखी, सबसे पहली अजंता केव्स। केव्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। अजंता से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड लिख लेंगे 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 7th सेंचुरी AD तक। गुप्ता रूलर्स बनवाएंगे इसे गुप्ता पीरियड के समय में। केव पेंटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे डोमिनेट करेंगी। और गुप्ता पीरियड की केव पेंटिंग्स कहाँ देखने को मिलती हैं, ओनली इन बाग केव्स। 2 जगह देखने को यहाँ पे मिलती हैं, बाग केव्स में और अजंता में। फिर बटा काटा किंग्स भी अपनी पैट्रोनेज इसे देते हैं। बटा काटा किंग्स में एक हरिसेन है, वो सबसे ज़्यादा इसे पैट्रोनेज देता है बौद्ध धर्म को, और अजंता केव्स को बनवाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, उसका नाम है हरिसेन। अजंता केव्स के बाद मैंने और कौन सी बताई आपको, फिर बताई महाबलीपुरम, ठीक है। महाबलीपुरम जो है वो आपका लगभग 7th सेंचुरी के आसपास मेरे ख्याल से बनती है। ठीक है, 7th सेंचुरी से लेकर के 8th सेंचुरी AD की बात है जब आपकी महाबलीपुरम बनेगी। ये हिंदू धर्म यहाँ पे डोमिनेट करता है, और हिंदू सतवाहनास ही इसे बनाते हैं। उस टाइम पीरियड में सतवाहनास जो किंगडम था, जो एम्पायर था, वो डोमिनेट कर रहा था। अजंता केव्स, महाबलीपुरम। देन हमारे पास आता है अमरावती स्तूपा, ठीक है। अमरावती स्तूपा, सॉरी महाबलीपुरम जो है उसे पल्लव किंग्स बनाएंगे, ठीक है। पल्लव किंग्स, पल्लवी ने बनवाया था, याद रखना, तो पल्लव किंग्स याद हो जाएगा आपको, पल्लव किंग्स, क्योंकि महाबली की बात हो रही है। और महाबली क्या हैं, महाबली कौन लोग होते हैं, जो पले होते हैं वो महाबली होते हैं। अगर आपको कोई पाले तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, और मोटे हो जाएंगे तो आप महाबली हो जाएंगे। तो महाबली इज़ पल्लव किंग्स। तो पल्लव किंग्स में कौन, एक तो महेंद्र हैं और दूसरे हैं, एक तो आपके महेंद्र हो गए और दूसरे हो गए नरसिम्हा। इन दोनों ने मिल करके ये जो केव्स हैं वो बनवाई। अमरावती स्तूपा अगेन 3rd सेंचुरी BC से लेकर के आप चले जाओ 7th सेंचुरी AD तक, तो आपको अमरावती स्तूपा देखने को मिलता है इन आंध्र प्रदेश। और उस समय रूल किसका हुआ करता था, सतवाहनास का रूल वहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट स्तूपा भी है, ये भी ध्यान रखना है। धनारी कोटा या धन्य कोटा भी जगह है यहाँ। उसके बाद हम बात करेंगे एलोरा केव्स की। एलोरा केव्स आपको पता है कि गुप्ता पीरियड से तो किसी भी तरीके से नहीं मिल पाती। ये कब बनी, 6th सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी तक ये बनी थी। बस इतनी ही बात याद रखनी है। अच्छा, नदी कौन कौन सी है, ठीक है, तो नदी बता देता हूँ। यहाँ पे बागोरा नदी होगी अजंता के पास में, महाबलीपुरम के पास में कोई नदी नहीं है। अमरावती स्तूपा के पास में कृष्णा नदी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और एलोरा केव्स के पास में भी बागोरा नदी आपको देखने को मिल सकती है। बस ये सारी बातें आपको पता हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन देखना कितने आसान हो जाएंगे आपके लिए।
ये तो हमने देख ही लिया बाघ केव्स वाला। देखिए और भी पढ़ लेते हैं बाघ केव्स के बारे में, और जो भी लिखा है इसमें वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो बाघ केव्स आर नियर ग्वालियर, ठीक है, गुप्ता एरा की पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। बाघ केव्स आर ए ग्रुप ऑफ 9 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क दत्तक ने से बनाया था बाघ केव्स को। फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स आर द पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। बाघ केव पेंटिंग नियर ग्वालियर कैन बी टर्म एज बुद्धिस्ट आर्ट एज वेल। ये बुद्धा की ही पेंटिंग्स हैं सारी बाघ केव्स में भी और अजंता में भी। दे आर मोर सिंपल एंड प्लेन एज कम्पेयर टू अजंता केव। अजंता केव की पेंटिंग से थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल और प्लेन देखने को मिल जाएंगी, लेकिन होती ये भी म्यूरल पेंटिंग्स हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं एलोरा केव्स की। तो ये मैंने बताया 6 to 10th सेंचुरी AD में आपको देखने को मिलेगी, और ये राष्ट्रकूटास के द्वारा ये बनवाई जाती है। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इनिशियली बिल्ट बाई राष्ट्रकूटास। इसमें बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल और जैन केव्स देखने को मिल जाती हैं। पैठान से लेकर के उज्जैन में 34 केव्स हैं। चरण अंदरी हिल्स काट करके ये बनाए गए थे। ओल्डेस्ट केव इसमें से कौन है? हिंदू वाली है। फिर है लोमास ऋषि केव। लोमास ऋषि केव ये बराबर केव्स हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? बिहार के नागार्जुन हिल्स में, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती हैं। ये जो रॉकेट केव थी ये एक सेंचुरी की तरह बनाई गई थी पहले। फिर और उसमें थोड़ा सा वो दिया गया, इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग अशोकन पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर इन 3rd century BC एज पार्ट ऑफ सेक्रेड आर्किटेक्चर ऑफ आजीविका। देखिए लोमास ऋषि केव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केव बन जाती है। ठीक है, ऋषि केव और कौन सी? लोमास। ये कहाँ पे है? बिहार में है, और बिहार के जो नागार्जुन हिल्स हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। इसे किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था। कब बनवाया? 3rd century BC। ठीक है, अशोका जो भी काम करेगा वो 3rd century BC में ही करेगा, क्योंकि वही उसका कार्यकाल है। और ये किसके लिए बनवाई गई? लोमास ऋषि के आजीविका सेट के लिए, या आजीविका कोई मॉन्क था उसके लिए ये बनवाई गई थी। नासिक की कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये 1st century BC से लेकर के, मतलब AD से लेकर 3rd century AD तक ये बनी थी, और बस इतना याद रखना है। और ये बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस को दर्शाती हैं, बुद्धिस्ट से ही रिलेटेड है नासिक केव्स। लोमास ऋषि केव भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड होंगी, जब इसे अशोक बनवा रहा है तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड होंगी। ठीक है, और ये कब बनवाएगा? 3rd century BC में। अजंता केव्स आप देख सकते हो। ठीक है, बता दिया सह्याद्री रेंजेस वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा। बागोरा नदी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। 29 केव्स हैं सारी बुद्धिस्ट, 25 बिहाराज वाली और 4 उसमें से चैत्यास वाली। अजंता केव्स जो हैं पैट्रोनेज किसने दिया था? बतकाता किंग हरिसेन, उसने बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दिया, और इसका जो रेफरेंस है वो फाइन और ह्यून सांग भी करते हैं अपनी अपनी किताबों में। अच्छा, एलोरा केव्स किसने बनवाई ये पूछा जा रहा है। एलोरा केव्स UPTT में आ चुका है क्वेश्चन ये, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एलोरा केव्स जो हैं वो राष्ट्रकूटास ने बनवाई थी। किसने? राष्ट्रकूटास ने। अच्छा, जैन धर्म को राष्ट्रकूटास ने पैट्रोनेज दी थी, और बौद्ध धर्म को भी पैट्रोनेज दी। ये सारी बातें आपको पता हैं। पल्लवा ने कौन सी बनवाई थी, कौन से टेम्पल बनवाए? महाबलीपुरम जो है वो पल्लवा ने बनवाए थे। सतवाहनाथ ने कौन सी केव्स बनवाई? अमरावती स्तूपा। अमरावती स्तूपा ये उन्होंने बनवाया था। फिर अजंता केव्स में भी बनाने में थोड़ा उनका हाथ है, अजंता केव सतवाहनाथ का। ठीक है, और आप क्या देखे आएंगे, याद रखेंगे अमरावती स्तूपा, बस याद रखना है कि ये मैवरन एम्पायर के समय में नहीं बना था, ये सतवाहनाथ ने बनवाया था। ठीक, एंड राष्ट्रकूटास ने पता चलिए आपने क्या बनवाया? एलोरा केव्स। पल्लव ने क्या बनवाया था? महाबलीपुरम। पल्लव में किंग कौन थे जिन्होंने महाबलीपुरम बनवाया? वो थे महेंद्र वर्मा प्लस नरसिम्हा, ये दोनों किंग हुआ करते थे। देन हम आगे बढ़ते हैं। ये एलोरा जो है वो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 30 केव्स हिंदूज, बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड हैं। मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल, कैलाश टेम्पल यहाँ पे सिचुएटेड है।
एक बात और याद रखना, क्योंकि एलोरा हमें पता है सभी धर्म से रिलेटेड है, इसी में एक रॉक कट टेम्पल कैलाश टेम्पल यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा? कैलाश टेम्पल। All of the Ellora monuments were built during Rashtrakuta dynasty, which constituted part of Hindu and Buddhist caves. Yadav dynasty, which constructed a number of the Jain caves. ठीक है, यादव डायनेस्टी के अंदर, इसी एलोरा के अंदर क्या बनाई गई? जैन केव्स बनाई गई। क्या बनाई गई? जैन केव्स। और ये जो थी राष्ट्रकूटा के समय में हिंदू और बौद्ध धर्म की केव्स बनाई गई थी राष्ट्रकूटा के समय में। ठीक। और यादव डायनेस्टी ने क्या बनवाई? जैन केव्स बनवाई। लेकिन पूछा जाए तो बस यही कह देना कि एलोरा अगर राष्ट्रकूटा ऑप्शन में ना हो और यादव हो तो ठीक है, और राष्ट्रकूटा से अगर ऑप्शन में हो तो राष्ट्रकूटा ठीक है। ये याद रखना बस। ठीक। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। रॉक कट शिव टेम्पल ये बनवाया था कृष्णवर्धन ने। ये सारी बातें यहाँ पे दे रखी हैं। इसमें सब पूछ रहा है, 3 चीज़ें दे रखी हैं, अजंता केव्स, लेपाक्षी टेम्पल और सांची स्तूपा। इससे बोल रहा है कि आपकी म्यूरल पेंटिंग्स इसमें से कौन कौन सी हैं। म्यूरल पेंटिंग अजंता केव्स है ही, आपको पता है 3D पेंटिंग्स इसमें देखने को मिलती हैं। लेपाक्षी टेम्पल में भी म्यूरल पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन सांची स्तूपा में नहीं मिलेंगी। सो 3 इज़ रॉन्ग एंड 1, 2 आर राइट। हाँ, और लेपाक्षी टेम्पल जो है याद रखना, लेपाक्षी टेम्पल उसमें पेंटिंग्स किसकी हैं? विजयनगर किंग्स की उसमें पेंटिंग्स लगी हुई हैं लेपाक्षी में। सांची स्क्रिप्चर्स के लिए जाना जाता है, जिसकी डिज़ाइंस लगभग अजंता केव्स की म्यूरल्स पेंटिंग की तरह ही हैं। अच्छा, इंडियन म्यूरल पेंटिंग आर पेंटिंग्स मेड ऑन वॉल एंड केव्स एंड पैलेसेस। 3D पेंटिंग्स ही हुआ करती थी म्यूरल पेंटिंग्स। देखिए अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए लिख रखा है, म्यूरल इज़ द ओनली फॉर्म पेंटिंग दैट इज़ ट्रूली 3D। 3D पेंटिंग करती थी म्यूरल पेंटिंग, सिंस इट मॉडिफाइज एंड partakes a given space. Mural painting are applied on drywall, एग योग ऑयल इसमें यूज़ होता था। नोटेबल एग्जाम्पल्स इसके म्यूरल पेंटिंग के कौन से हैं? अजंता केव्स, वाघ केव्स, सीतना बसाल केव्स और अरमा मलाई केव्स तमिलनाडु। ठीक है, सीताना बशाल, सीताना बशाल भी इसी के अंदर आता है म्यूरल पेंटिंग के अंदर। ठीक है, और है अरमा मलाई केव्स तमिलनाडु वाले, ये भी इसी के अंदर आते हैं, म्यूरल पेंटिंग्स के अंदर आते हैं। सीतना बसाल एंड अरमा मलाई। अजंता भी आती है, वाघ केव्स भी आती हैं। Mural from this period depict many religious themes of Buddhist, Jain and Hindu. Depict a large number of incidents from the life of Buddha. जातक टेल्स, ज़्यादातर यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं वो किसकी होती हैं? जातक टेल्स की होती हैं। ठीक है, जो बुद्धा की प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज़ हैं, जो लाइफ है बुद्धा की, वो एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट एक्सेप्टिंग डेकोरेटिव पैटर्न्स ऑन सीलिंग्स और पिलर्स। सीलिंग और पिलर पे आपको देखने को नहीं मिलेगा क्या? जो डेकोरेटिव पैटर्न्स हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सब हो गया। देन ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्या बोल रहा है आपसे? ए ग्रांड इमेज ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाण विद न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव एंड सॉरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो। ये क्या अजंता में देखने को मिल सकता है? आप खुद दिमाग लगाओ, मैंने आपको अजंता इतना पढ़ा दिया, अजंता केव्स के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया? यहाँ पे एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट वाली पेंटिंग्स ही पाई जाएंगी, मतलब ओनली बुद्ध धर्म से रिलेटेड, ओनली बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड। और इसमें बोल रहा है कि बुद्धा की ग्रांड इमेज है महापरिनिर्वाण करते हुए, तो ये करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना। कोई भी चीज़ पूछे बुद्धा से रिलेटेड और सामने अजंता ऑप्शन दिया हो तो अब समझ जाना है कि हाँ ये ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ए ह्यूज इमेज ऑफ 12 अवतार बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु एज ही rescues goddess earth from deep and chaotic waters, sculpting on the rock.
देखो, जब ऐसा था, जब बहुत ज़्यादा प्रलय आ गई थी और अर्थ को विष्णु भगवान ने बचाया था अपनी उस पे, जब उन्होंने बोर का एक अवतार लिया था और इस तरह से अपनी सूंड पे रख करके ये अर्थ, मदर अर्थ को बचाया था। तो वो वाली पेंटिंग कहाँ पे पाई जाती है? तो वो माउंट आबू में नहीं है, वो पाई जाती है उदयगिरी केव्स में। ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाता अगर आपने PYQ करे होते, क्योंकि एक बार PYQ में ये पूछा गया था कि बताओ ये वाली जो इमेज है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो उसमें एक ऑप्शन था उदयगिरी केव्स, वही आंसर ठीक हो जाता। ठीक, तो ये 2 वाला तो गलत हो गया अभी। ये क्या बोल रहा है? माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में है और ये विदिशा मध्य प्रदेश में है। विदिशा मध्य प्रदेश में ये है। फिर बोल रहा है अर्जुन पीनेंस या डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्पटिंग ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स। तो ये तो मैं बता चुका हूँ, ये कहाँ पे है? महाबलीपुरम या मामलापुरम, एक ही बात है। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है। ये महाबलीपुरम में मैंने आपको बताया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बोल रहा है आपको केव नंबर 26 में, जो अजंता की केव नंबर 26 है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा। न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस हैं, सोरफुल फिगर्स ऑफ फॉलोअर्स बिलो हैं, आनंद भी उसके फीट के पास में दिख जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अजंता केव इज ए सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स, ये पता ही है हमें। महाबलीपुरम भी क्या है? रॉक कट केव्स हैं। सह्याद्री रेंजेस ऑन बाघोरा रिवर, औरंगाबाद महाराष्ट्र, ये भी हमें पता है। इट कंसिस्ट ऑफ 29 बुद्धिस्ट केव्स, ऑफ विच 25 आर बिहारास एंड रिमेनिंग 4 आर चैत्यास, ये भी बात हमें पता चल चुकी है। दे वर डेवलप्ड बिटवीन 200 BC टू 658 AD। वटाकाटा किंग्स या गुप्ता पीरियड की तरह के समय में ये बनाई गई थी। दे आर अबंडेंट विद फ्रेस्को पेंटिंग्स। अच्छा, यहाँ पे ब्लू कलर एब्सेंट रहता है, ये याद रखना है ना। रेड कलर तो आपको देखने को मिल जाएगा आउटलाइन में, लेकिन ब्लू कलर कभी भी आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। सारी बुद्धिज्म धर्म के अराउंड ये हैं पेंटिंग्स। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करी गई थी 1983 में। कौन? अजंता केव्स। तो पहला वाला तो ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, जो 12 अवतार वाला है तो वो उदयगिरी केव्स में पाया जाता है। जो विष्णु जी का फोटो लगा है बहुत बड़ा सा, जिसमें वो मेल बोर बने हैं और वो मदर अर्थ को बचा रहे हैं फ्रॉम ये भी गुप्ता रूलर्स के समय में बना था। ये देखो, ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो, गुप्ता रूलर्स के समय में एक चीज़ हमने क्या देखी? अजंता केव्स देखी। ठीक है, अजंता केव्स देखी। और एक हमने क्या देखी? बाघ केव्स देखी। अभी हमसे क्या बोल रहा है? ये गुप्ता रूलर्स के पैट्रोनेज के समय में ये बनवाई गई थी उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स कहाँ पाई जाती हैं? विदिशा मध्य प्रदेश के पास में 20 रॉक कट इसमें हैं। और विष्णु जी जो बचा रहे हैं, मदर अर्थ को बचा रहे हैं, तो वो चीज़ इसमें दे रखी है। ये गुप्ता रूलर्स के पैट्रोनेज के समय में ये बनवाए गए थे। ठीक है, गुप्ता रूलर के समय में ये बनवाए गए थे। एक बार इसको चेक कर लेंगे कि गुप्ता रूलर के समय में बनाए गए थे या नहीं बनाए गए थे। With reference to the art and archaeological history of India. उदयगिरी केव्स आपको याद रखना है। इसमें जो 12 इमेज है वो ये कब क्रिएट करी गई थी? 6 to 10th सेंचुरी AD में क्रिएट करी गई थी। तो बिल्कुल ये गुप्ता रूलर्स नहीं बनवाई है, लेकिन इसके अंदर कोई भी आपको केव पेंटिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी। स्क्रिप्चर्स हैं, यानी कि मूर्तियाँ वगैरह हैं, लेकिन केव पेंटिंग्स नहीं है। केव पेंटिंग सिर्फ 2 ही जगह हैं गुप्ता रूलर की, गुप्ता पीरियड की। वो कहाँ कहाँ हैं वो आपको पता ही है। ठीक है, एक तो है अजंता में और एक है बाघ केव्स में। अजंता, ठीक है, और बाघ केव्स। देन हम बात करते हैं अर्जुन पीनेंस या डिसेंट ऑफ गंगा, ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमने देख लिया था, पल्लव किंग महान महेंद्र वर्मा ने बनवाया था श्री सत्य पेरुमल टेम्पल।
नहीं याद रखना, ठीक है, इतना कोई ज़रूरी ये नहीं है। और महाबलीपुरम जो है वो आपको पता है 7th to 8th सेंचुरी में ये AD में ये बना था, महाबलीपुरम वाले टेम्पल। उदयगिरी केव्स 4th to 6th सेंचुरी AD आपको याद रखना है ना, 4th to 6th सेंचुरी AD। फिर 640 AD तक ये कार्व्ड आउट ऑफ 2 ह्यूज बोल्डर्स, ये भी हो गया। अर्जुन के बारे में है फोटो। और भागीरथ जो एक लॉर्ड राम के एंसेस्टर थे, ऐसे राजा, उन्होंने जो गंगा जो यहाँ पृथ्वी पर लाई थी, उनका भी फोटो यहाँ पे है। ये किसने बनवाया? पल्लव किंग महेंद्र वर्मा और एक नरसिम्हा जो किंग थे पल्लव किंग, उन्होंने ये महाबलीपुरम वाले जो है बनवाया था। महाबलीपुरम कौन सी नदी किनारे है? ऐसा नहीं है कुछ, किसी भी नदी किनारे वो नहीं है, ठीक है। और उदयगिरी केव्स कौन सी नदी किनारे हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हम बाद में देखेंगे जब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं आगे। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन से अर्लीस्ट, सबसे पहले कौन से बनाए गए थे, है ना। तो सबसे जो अर्लीस्ट है, आपको पता है कि महाबलीपुरम ये कब क्रिएट किया गया? 7th या 8th सेंचुरी में। किसके द्वारा? पल्लव किंग्स के द्वारा, ठीक है, ये क्रिएट किया गया था। फिर बारह इमेज एट उदयगिरी, ये 4th to 6th सेंचुरी आपको पता है, ये क्रिएट किया गया। और इस समय जो रूलर्स थे वो थे गुप्ता रूलर्स, है ना। गुप्ता रूलर्स का टाइम पीरियड यहाँ पे चल रहा था। तो ये तो अर्लीस्ट फिर होने से रहा, ठीक है, ये AD में चल रहा है, ये भी AD में चल रहा है, तो इसमें तो 12 में ज़्यादा ओल्डेस्ट हो गया। फिर ये धौली आपने पढ़ा होगा, एक अशोका एडिक्ट की एक साइट थी, और अशोका ने यहाँ पे रॉक कट एलिफेंट बनवाया था, एंड अराउंड 3rd सेंचुरी BC में आई थिंक बनवाया होगा। सो ये वाला भी गलत हो गया फिर, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ये ओल्ड है। और लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में बना है, काफ़ी ओल्ड टेम्पल है, लेकिन अभी ये 11th सेंचुरी AD में ही मेरे ख्याल से बनवाया गया था, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा रॉक कट एलिफेंट एट धौली। धौली एक साइट थी अशोका एडिक्ट से रिलेटेड। और लिंगराज टेम्पल के बारे में आपको बता दूं, ये किसने बनवाया था? ये 11th सेंचुरी AD में बनवाया है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। सिटी भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर यही है। इट इज़ बिलीव टू हैव बिल्ट बाई सोमवंशी किंग, कोई थे ययाति वन, उन्होंने बनाया था। कि कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसमें, कौन सा स्टाइल है इसमें? कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को ये कॉपी करता है, कलिंग स्टाइल में ये बना हुआ है लिंगराज टेम्पल। इसके जो राजा थे ययाति वन सोमवंशी किंग, वो उन्होंने ये लिंगराज टेम्पल बनवाया था। 11th सेंचुरी AD भी बहुत अभी सबसे नया टेम्पल यही है देखा जाए तो। रॉक कट एलिफेंट ये कब बना था? एडिक्स में बना था। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है उड़ीसा का सबसे अर्लीस्ट, ठीक है, इससे कोई अर्लीस्ट है ही नहीं रॉक कट एलिफेंट। द स्टोन एलिफेंट शोज द एनिमल 4 parts ओनली बिकॉज इट हैज़ अ फाइन सेंस ऑफ फॉर्म एंड मूवमेंट। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फ्यू रिमेन्स ऑफ मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट की बहुत कम रिमेन्स बचे हैं, उनमें से ये एक है, ठीक है। और मॉडर्न आर्ट में कौन बचा है? सांची स्तूपा भी बच रखा है। फिर आप देखो महाबलीपुरम, है ना, महाबलीपुरम ये आपको पता ही है, महाबलीपुरम 7th to 8th सेंचुरी में बना था, ठीक है, AD में। और पल्लव किंग नरसिम्हा और पल्लव किंग एक और थे, डेट वाज नेम महेंद्र वर्मा, उन्होंने ही बनवाया था। द ब्यूटी ऑफ रॉक कट स्कल्पचर ऑफ द टेम्पल इज रिफ्लेक्टिव ऑफ आर्टिस्टिक टेस्टिस ऑफ द पल्लव रूलर्स ने बनवाया था। 12 इमेज एट उदयगिरी, ये 4th to 6th सेंचुरी में आपको याद रखना है, गुप्ता पीरियड के समय की बात है। द आयरनिक 12 जो 12 अवतार है विष्णु जी का, वो इसमें दिखाया गया है अर्थ को बचाते हुए। तो देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होता 2015 में, तो आप ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करते। अच्छा नहीं सॉरी, अगर 2014 में आपने इस पर देख लिया होता कि ये कहाँ पे है ह्यूज अवतार, जो ह्यूज इमेज है 12 अवतार की, विष्णु जी के अवतार की, वो कहाँ पे आपको पता चल जाता? उदयगिरी। और उदयगिरी को आप डिटेल में पढ़ लेते
ये पढ़ लेते कि 4th से 6th सेंचुरी में बनवाया गया था। कौन से रूलर्स ने इसे बनवाया था? उदयगिरी केव्स को कौन से रूलर्स ने बनवाया है, ये आप देख लेते तो आपका ये 2015 वाला सवाल जो है वो गलत नहीं होता। विदिशा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उदयगिरी केव्स किसने बनवाई हैं? तो ये गुप्ता रूलर्स ने बनवाई हैं। किसने? गुप्ता रूलर्स ने। ये आपको पता कर चल जाता तो फिर आपका ये जो ऑप्शन था यहाँ पे आप यहाँ पे ये तो एलिमिनेट कर सकते थे। 12 इमेज एट उदयगिरी, ये 4th से 6th सेंचुरी में होगा, है ना। अच्छा, एक बार महाबलीपुरम भी आ चुका है 2014 में, तो महाबलीपुरम पे आप रिसर्च करते तो महाबलीपुरम जो था वो 7th या 8th सेंचुरी में बना था। ठीक है, एडी में, ये भी एडी में। 12 इमेज एट उदयगिरी किसने बनवाया? गुप्ता रूलर्स ने बनवाया, गुप्ता रूलर्स ने। अब महाबलीपुरम किसने बनवाया? तो आई थिंक पल्लवा किंग्स ने बनवाया था। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च इसके ऊपर करते तो आपको पता चल जाता, अच्छा ये लोग तो फिर नहीं हो सकते। धौली हालांकि को अशोक से रिलेटेड है, इसलिए ये हो सकता है 3rd सेंचुरी BC के अराउंड, है ना। और लिंगराज टेम्पल आपको पता ही है, अभी ययाति किंग 11th सेंचुरी में ही अभी इसे बना के गए हैं, है ना। शिव जी को ये डेडिकेटेड है ये वाला टेम्पल, सो ये भी नहीं हो सकता था। फिर रॉक कट एलिफेंट एंड धौली ही होगा। ठीक, सो यहाँ से आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप ये वाला एग्ज़ाम दे रहे हो तो, अगर आप UPPCS RO की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर बोला व्हाट इज़ आर कॉमन टू 2 हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम। अजंता बोला है और महाबलीपुरम, इसका पहले ही से हम डिफरेंस देख सकते हैं। देखो महाबलीपुरम अजंता कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है। महाबलीपुरम पे 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, 2015 में क्वेश्चन आया और 2016 में फिर रिपीट हुआ। इतना ज़्यादा रिपीटेशन, ओ माय गॉड, सेम क्वेश्चन और वो बार बार आया जा रहा है, तो उसे देखना पड़ता है। तो महाबलीपुरम आपको पता है कि ये जो महाबलीपुरम है ये, यस, ये आपको पता होना चाहिए कब बना था, 7th या 8th सेंचुरी में बना था। कौन से किंग ने बनवाया था? पल्लव किंग्स ने इसे बनवाया था। कौन सी पेंटिंग है यहाँ पे? तो पेंटिंग भी पूछी जा सकती है, तो ये अर्जुन की जो पेनेंस करते हुए एक पेंटिंग है, और गंगा जी को जब धरती पे लाए थे भागीरथ, गंगा जी डिसेंट, ये दोनों ही पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो फिर इनसे पूछा है कि अजंता और महाबलीपुरम में क्या क्या कॉमन है, तो बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड। ये मैंने आपका इसका पीरियड बता दिया महाबलीपुरम का। अजंता का पीरियड क्या है? 2nd सेंचुरी BC से लेकर के आप 7th सेंचुरी AD तक चले जाओगे तो इसका पीरियड आएगा। तो सेम पीरियड तो नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। क्या सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हैं? तो अजंता करता है बुद्ध धर्म को, है ना, और महाबलीपुरम किसे करता है? ये हिंदू धर्म को मिलता है। सो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, ये वाला ऑप्शन सही है ना, ये दोनों ही रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, सो इसीलिए ओनली 3 इज़ द राइट आंसर। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अजंता कब बनी? 200 BC से 650 AD। बटाकाटा किंग्स, हरिसेन, या फिर आपको गुप्ता रूलर्स भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं अजंता में। महाबलीपुरम एंड महाबलीपुरम 7th to 8th सेंचुरी में बनी बाई पल्लवा किंग्स। कौन कौन से? एक तो महेंद्र था, महेंद्र वर्मा, और एक थे नरसिम्हा। ठीक है, नरसिम्हा, ये एक हिंदू टेम्पल है, ये एक बुद्धिस्ट केव है अजंता। क्या ये रॉक कट हैं? हाँ, दोनों ही रॉक कट हैं, अजंता भी रॉक कट है और महाबलीपुरम भी रॉक कट है। ठीक है, महाबलीपुरम में कौन कौन से फ़ोटोज़ हैं और अजंता में कौन कौन से फ़ोटोज़ हैं, ये सब आपको पता ही है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब पूछा है आपसे क्वेश्चन कि एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्तूपा के बारे में बताना है। कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। अगर ये आपने 12th क्लास की NCERT पढ़ी होती, ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन इस बार गलत नहीं होता, 2023 में भी पूछा गया था। सो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। आपको लगेगा कि स्तूपा बुद्धिस्ट है ओरिजिन में, लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म आने से पहले भी इंडिया में इस तरह की चीज़ें होती थी। अगर कोई आदमी मर जाता था तो उसके ऊपर एक बड़ा सा हीप इस तरह से गोला टाइप का उसके ऊपर बना देते थे, उसकी अस्थियों के ऊपर, और उसे सड़ने दिया जाता था। सो दैट वाज स्तूपा, और वो पहले से ही मेंशन है हमारे इंडियन टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल टेक्स्ट में। तो बुद्धिस्ट इन ओरिजिन तो नहीं होगा। सो दिस इज़ रॉन्ग। फिर स्तूपा वाज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, हाँ ये तो ठीक है। स्तूपा वाज ए वोटिव एंड कमोमेरेटिव स्ट्रक्चर एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये भी बात ठीक है कि स्तूपा जो था वो एक वोटिव या कमोमेरेटिव मतलब यादगार चीज़, कोई बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जैसे मर जाता था कोई तब स्तूपा बनाए जाते थे, तो उसकी याद में बना रहे हैं ना, तो इसलिए 2 और 3 इसका ऑप्शन ठीक है। तो ओनली 2 इज़ द राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर बताना है 2021 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अजंता केव्स लाई इन द जॉर्ज ऑफ बगोरा रिवर।